हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं। एक नोबेल। सारा 18 साल की मासूम दिखने वाली लड़की एक माहिर चोर थी। एक दिन चोरी करते हुए वह मौत के कगार पर पहुंच जाती है और अपनी दोस्त के बताए कॉमिक में एक कमजोर प्रिंसेस के रूप में जन्म लेती है। उसकी सौतेली माँ उसे क्रूर प्रिंस युवराज सिंह राठौर से शादी करने के लिए मजबूर करती है। क्या सारा युवराज को बदल पाएगी और अपने पुराने जीवन में लौट पाएगी? जानने के लिए देखें रीबर्थ थीफ इन कॉमिक प्रिंसेस पार्ट 1 चैप्टर 1 चोरी। होटल में आग लगना और कॉमिक की राजकुमारी। रात के 12 बज रहे थे। एक 18 साल का मासूम दिखने वाला लड़का, जिसके बगल में उसके उम्र की ही एक लड़की के साथ पुराने कार में बैठा हुआ था। वही वो लड़की लड़के को कॉमिक का एक कहानी सुना रही होती है, जिस कॉमिक का नाम था द प्रिंसेस एंड द लॉर्ड। तभी लड़का कॉमिक में प्रिंसेस के बारे में सुनते हुए कहता है, अबे यार, प्रिंसेस है या नौकरानी? आवाज लड़की का था। ये रियल में है तो लड़की, पर उसने लड़के का गेटअप किया हुआ होता है। लड़के के गेटअप में मौजूद लड़की का नाम सारा था। सारा की बात को सुन। सारा के साथ जो लड़की बैठी थी वो सारा की दोस्त अंशिका थी। अंशिका कहती है, ये यार, उसका प्रिंस आएगा ना उसे बचाने के लिए। इस बात को सुन सारा कहती है, क्या सरीली कॉमिक है, अपने आप को खुद ही बचाना चाहिए। इस बात पर आंशिक कहती है, उफ, अब तू शुरू मत हो जा, शांति से मेरी कॉमिक सुन। इस बात को सुन सारा कहती है, अब तू चुप हो जा, अब अपने लोग का मिशन शुरू होने को है। इतना कहने के बाद वो अपने कार को रोक देती है और कॉमिक उसके हाथ से ले कहती है, चल अब रेडी हो जा। तभी अंशिका बड़े से होटल को देखती है और कहती है, यार, यहाँ चोरी करना आसान नहीं है। मुंबई के सबसे बड़े होटल में कल ऑक्शन होने वाला था, जहाँ कई महंगे सामान रखे गए थे और वहाँ कई सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे रखवाली के लिए। तभी सारा कहती है, आसान चीजें सारा को पसंद भी नहीं है, तू बस मुझे इन्फॉर्म करती रहना, बाकी मैं संभल लूंगी। इतना कहने के बाद वो कॉमिक लिए ही कार से बाहर निकल जाती है। उसके निकलते ही अंशिका भी कार से बाहर निकल जाती है और आंशिक कार के पास खड़ी रहती है। वही सारा कॉमिक को अपने बैग में फंसा होटल के अंदर जाने लगती है। अंदर कई गार्ड्स रहते हैं, पर वो आसानी से जा सके इसलिए सारा पहले ही सब देख ली होती है, कहाँ कितने गार्ड्स मौजूद है और कैसे वो अंदर जाएगी। वो होटल के अंदर सभी के नजरों से बचते हुए जाने लगती है। वही अंशिका होटल के बाहर ही वेट कर रही होती है और दोनों कॉल पर भी होते हैं। वही सारा ऑक्शन के लिए रखे सामान के रूम की तरफ बढ़ रही होती है। तभी उसे एक रूम से कोल्ड आवाज आती है, मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा। खतरनाक आवाज सुन सारा के कदम रुक जाते हैं और वो उस रूम की तरफ देखती है। ये होटल के किनारे वाला रूम था जो हमेशा बंद रहता। ये सारा ने सुन था, पर इस रूम का दरवाजा हल्का खुला था और उसे रूम के अंदर से कोल्ड डरा देने वाली आवाज आ रही होती है। सारा उस रूम के तरफ देखती है। हल्के खुले दरवाजे से उसे बस काले रंग का शूट और हाथ में ग्लव्स पहना इंसान नजर आता है, जिसके हाथ में गन था, पर उसका चेहरा सारा को नजर नहीं आ रहा था। वही वो गन पकड़ा आदमी जमीन पर गिरे आदमी के पैर पर गोली चला देता है तो सारा घबरा जाती है। सारा चोरी जरूर करती थी, पर ऐसे चीजें देखना सारा के लिए आसान नहीं था। सारा दीवार से चिपक अपने मुंह पर हाथ रख अपने मन में कहती है, सारा, तुझे इन बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। चोरी कर और यहाँ से निकल, तेरा कोई अपना नहीं तो तुझे भी किसी का अपना नहीं बनना। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने चेहरे से हाथ हटा देती है और वहां से भागने लगती है, पर घबराहट के कारण वो सामने रखे टेबल से टकरा जाती है और उसके ऊपर रखा फ्लावर पॉट जमीन पर गिर जाता है, जिसके कांच सारा के पैर पर लग जाते हैं, पर इसकी परवाह न कर वो बस भागने लगती है। तो जिस आदमी के हाथ में गन था वो बाहर आ अपने डार्क नजरों से देखता है। बाहर कोई नहीं था, पर उसे गिरा हुआ टेबल और उसके ऊपर का फ्लावर पॉट जमीन पर गिर टूट गया था, जिस पर खून लगा था। ये देख आदमी, जो दिखने में बहुत हैंडसम था, पर उसके आंखें बहुत डार्क थी और उसके पतले होंठ जो बहुत अट्रैक्टिव थे, पर सिगरेट पीने के वजह से हल्के काले पड़ चुके थे। वो अपने गन को पीछे रख जमीन पर जा उस कांच को उठा लेता जिस पर खून लगा था। तभी वहां एक आदमी आता है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो लड़का कहता है, मैं देखता हूं यहाँ कौन था।
इस बात को सुन आदमी अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मैं देख लूंगा, तुम उसे हैंडल करो। इतना कहने के बाद वो कांच को लिए ही खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। सिक्योरिटी रूम में आने के बाद आदमी वहां जा सिक्योरिटी रूम में बैठे आदमी को बाहर जाने का कह खुद टाइम पीछे कर देखने लगता है। एक मासूम सा लड़का उस रूम के पास आता है। लड़के को देखते ही उस हैंडसम आदमी को समझ आ रहा था, जरूर ये लड़का किसी प्लेन के साथ इस होटल में आया है। फिर सारे कैमरा में देख रहा होता है, वो कहाँ जा रहा, क्या कर रहा है, क्योंकि अभी भी वो उस होटल में था और वो अब भाग नहीं सकता था। लड़का अपने पैर से कांच निकल वहां रुमाल से बांध ऑक्शन रूम में तरफ सभी के नजरों से खुद को छुपते और उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा शो किया कि दूसरे तरफ से कोई आ रहा है। ये देख उस आदमी के होंठों पर हल्की डेविल मुस्कान आ जाती है। वही सारा अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही उसे रेड लाइट नजर आता है, जिसे देख सारा अपने मन में कहती है, इतने सिक्योरिटी के बाद भी ये सब लोचा भी है। खुद में इतना कहने के बाद सारा अपने जख्मी पैर को देखती है, फिर उस रेड लाइट पर बिना टच किए, बिल्कुल किसी मर्सलात सीखी हो उस तरफ झटक से उस रेड रे से पार होने लगती है। ये देख वो आदमी की कठोर आंखों में हल्के भाव आते हैं। फिर वो अपने आदमियों को कॉल कर देता है, पर उसके आदमी कॉल उठा लेते उससे पहले सारा उसे पार करना खत्म कर ही रहो होती है, तभी उसका विक खुल जाता है। लड़के के भेष में एक लड़की है। ये बात आदमी को हैरान कर देता है। वही उसके आदमी कॉल उठा बॉस बॉस कह रहे होते हैं, पर वो कॉल कट कर खुद खड़ा हो उस रूम की तरफ जाने लगता है। वही सारा जल्दी से अपने विग लगा लेती है। दूसरी तरफ जमीन पर पड़ा व्यक्ति जिस गैंग में शामिल था, उसी गैंग का हेड होटल से दूरी बना होटल की तरफ देखते हुए अपने आदमी को ऑर्डर देता है, पूरे होटल को जल दो, वो बचना नहीं चाहिए। इस बात को सुन उसका आदमी उसके ऑर्डर को सुन ओके बॉस कहता है, फिर कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद आदमी बस दूर से होटल की तरफ देखने लगता है। तभी उसे होटल के पास एक लड़की दिखती है, जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा था, पर एक कार का लाइट होटल के अंदर जाते हुए लड़की पर पड़ता है तो लड़की के चेहरे को देख कार के अंदर बैठा इंसान हैरान हो जाता है। वो जल्दी से अपने आदमी को कॉल करता है, पर उसके आदमी अपने काम में इतने बिजी थे कि कॉल को वो रिसीव नहीं करते हैं और उनका फोन भी साइलेंट में था। वही वो लड़की होटल के गेट के अंदर जा रही होती है। वही उस आदमी के लोग होटल में आग चारों तरफ से आग लगवा देते हैं। होटल का मैनेजर भी उस आदमी के साथ मिला था, जिस वजह से उस आदमी को पूरे बिल्डिंग में आग लगाने में मुश्किल नहीं हुआ। वही आदमी कार से बाहर निकल जल्दी से उस लड़की के पास भागते हुए जाता है। वो लड़की और कोई नहीं अंशिका थी। अंशिका होटल के पास चली जाता है और आग लगा देख उसे डरा का ख्याल आता है और बिना कुछ सोचे वो भागते हुए अंदर जाने लगती है, जबकि उसे गार्ड रोकते हैं। साथ ही वो कार जो सामने से पार हुआ था उससे बाहर आया हैंडसम आदमी भी उसे रोकने का कोशिश करता है, फिर भी वो अंदर चली जाती है। वही वो आदमी भी लड़की को अंदर जाता देख अंदर चला जाता है। दूसरी ओर सारा जब उस रूम में आग देखती है तो सामान अपने बैग में डालना छोड़ देती है और वहां से भागने के लिए अपने कदम जैसे बढ़ाती है। उस रूम के सिक्योरिटी के वजह से एक गैस लीक होना शुरू जाता है, जिसके स्मेल से सारा को चक्कर आने लगता है और पूरे रूम में आग फैल रहा होता है। और वो भागना तो चाहती थी पर भाग नहीं पाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती और वो वही बेहोश हो जाती है। फिर आग पूरे रूम में फैल जाता है। अचानक सारा की आंखें खुलती है। सारा झट से उठकर जोर जोर से खांसने लगती है। वही अंशिका पुराने जमाने की दासी के कपड़े पहन उसके पास आ कहती है, राजकुमारी मान्यता आप ठीक है? अंशिका के सवाल को सुन सारा खांसते हुए उसे देखती है, फिर उसे अजीब से पुराने जमाने के कपड़े पहना देख खांसना बंद कर सवाल करती है, तो ये क्या पहनी है और क्या राजकुमारी मान्यता लगा रखी है और मुझे उस आग से कैसे बचाए तू? मुझे तो लगा आज मैं गई। सारा के बातों को सुन अंशिका के चेहरे पर परेशानी के भाव छा जाते हैं। वो सारा को अपने कंफ्यूजन से भरे एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी और सारा उसके ऐसे एक्सप्रेशन को देख सवाल करती है, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों देख रही है, जैसे तूने अभी भूत देख लिया हो, दिमाग ठिकाने पर तो है ना? अंशिका सारा के सवाल को सुन हिचकिचाते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता आप क्या कह रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है राजकुमारी मान्यता।
अंशिका की बातें सुन सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ी हो अंशिका के सिर को छूते हुए देखने लगती है। अंशिका ठीक तो है ना? फिर सारा कहती है, अंशिका तुझे क्या हो गया है और क्या राजकुमारी मान्यता लगा रखी है तू? तभी अंशिका हैरानी से भरे भाव के साथ सारा को देख अपने घबराए आवाज में कहती है, राजकुमारी मान्यता, हम सुकन्या है। इस बात को सुन सारा थोड़ी दूरी बना अंशिका को हैरानी से देख रही होती है। तभी सुकन्या आगे कहती है, हम आपकी दासी है। इस बात से तो सारा और भी अधिक हैरानी हो जाती है। तभी एक औरत कक्ष के अंदर आती है और अपने कठोर आवाज में कहती है, होश आ गया आपको? हो गया आपका नाटक खत्म? तो जल्दी से बाहर आ जाए। आज आपको राजकुमार युवराज देखने आने वाले हैं और वैसा करिएगा जैसा हमने कहा है। इतना कहने के बाद वो जाने लगती है, पर फिर रुक अपने चेहरे को मोड़ गुस्से में कहती है, अगर आपसे वो विहान करने के तैयार हो गए तो आपको क्या सजा मिलेगा वो आपको अच्छे से पता है। अपने बात को कहने के बाद वो चली जाती है। वही सारा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे लग रहा होता है मानो ये सब उसने कहीं तो सुना है। तभी हैरानी से रूम को देखने लगती है। पूरे रूम और अंशिका के कपड़े, ये सब देख वो अंशिका को हैरानी से देखती है और कहती है, तूने मेरा नाम क्या बताया था? मैं कौन हूँ? सारा के बोलने के तरीके में बदलाव देख अंशिका हैरानी से उसे देख हिचकिचाते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता। ये सुन सारा जा बेड पर बैठ जाती है। फिर रूम को देखते हुए अपने सिर पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर खुद में कहती है, मैं कॉमिक में कैसे आ सकती हूँ यार? ये सब फंडा क्या है? और मेरा माल और मैं तो जल रही थी। फिर सारा खुद में बड़बड़ रही होती है। वही जिसे सारा अंशिका कह रही थी वो सुकन्या मान्यता को देखते हुए अपने मन में सवाल करती है, राजकुमारी मान्यता को क्या हुआ है? चैप्टर 2 भागना और मैं पराई स्त्री को हौंठ नहीं लगता। अपने बात को कहने के बाद वो चली जाती है। वही सारा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे लग रहा होता है मानो ये सब उसने कहीं तो सुना है। तभी हैरानी से रूम को देखने लगती है। पूरे रूम और अंशिका के कपड़े, ये सब देख वो अंशिका को हैरानी से देखती है और कहती है, तूने मेरा नाम क्या बताया था? मैं कौन हूँ? सारा के बोलने के तरीके में बदलाव देख अंशिका हैरानी से उसे देख हिचकिचाते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता। ये सुन सारा जा बेड पर बैठ जाती है। फिर रूम को देखते हुए अपने सिर पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर खुद में कहती है, मैं कॉमिक में कैसे आ सकती हूँ यार? ये सब फंडा क्या है? और मेरा माल और मैं तो जल रही थी। फिर सारा खुद में बड़बड़ रही होती है। वही जिसे सारा अंशिका कह रही थी वो सुकन्या मान्यता को देखते हुए अपने मन में सवाल करती है, राजकुमारी मान्यता को क्या हुआ है? अपने मन में सवाल करने के बाद सुकन्या कहती है, राजकुमारी मान्यता, आप जल्दी से तैयार हो जाए, नहीं तो महारानी आपको सजा देंगी। सुकन्या के बातों को सुन सारा उसे देखती है। फिर अपने मन में कहती है, सारा याद कर कॉमिक में क्या हुआ था। अपने मन में इतना कहने के बाद अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने लगती है। तभी उसे याद आता है कॉमिक स्टोरी। राजकुमारी मान्यता की खूबसूरती का चर्चा पूरे राज्य में था, पर वो बहुत कमजोर राजकुमारी थी जो अपने हक के लिए खड़ी भी नहीं हो सकती थी। और राजकुमार युवराज को कमजोर लोग पसंद नहीं थे, चाहे वो जितना भी खूबसूरत हो। राजकुमार युवराज राजकुमारी मान्यता से मिलने आते हैं और इस विवाह के लिए उन्हें देख इनकार करने वाले होते हैं, पर तभी उन्हें पता चला है राजकुमार युवराज के चचेरे भाई अभिमन्यु राजकुमारी मान्यता को बहुत पसंद करते हैं। और राजकुमार युवराज और राजकुमार अभिमन्यु में बिल्कुल भी नहीं बनता था। दोनों कहने के लिए चचेरे भाई थे, पर एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। जब युवराज को इस बात का खराब मिलता है तो वो राजकुमारी मान्यता से विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। अपने सोच से बाहर आना। कॉमिक को याद करने के बाद सारा खुद में कहती है, ये ठरकी युवराज बस मान्यता से अपने भाई से बदला लेने के लिए शादी करने वाला है। तू टेंशन ना ले मान्यता, में अब तेरी कहानी को पूरे तरीके से बदल दूंगी और तेरा शादी उससे तो बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अपने मन में इतना कहने के बाद वो खड़ी हो जाती है और सुकन्या से कहती है, अपने कपड़े खोल। इस बात को सुन सुकन्या आश्चर्य से सारा को देखती है। तभी सारा अपने मन में कहती है, ये मुझे ऐसे घूरते क्यों रहती है?
अपने मन में इतना कहने के बाद सारा सुकन्या से कहती है, क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही है, अपने कपड़े दे। तभी सारा को अपने बात कहने के बाद कुछ याद आता है और वो कहती है, अच्छा अच्छा, अपने वस्त्र दे खोलकर। इस बात को सुन सुकन्या हिचकिचाहट से भरी आवाज में कहती है, राजकुमारी मान्यता, हम अपने वस्त्र कैसे उतार सकते हैं। इस बात पर सारा कहती है, तुझे शर्म आ रहा है क्या, पर मैं तो लड़की ही हूं, देख मैं लेस्बियन नहीं हूं, उल्टा फूलता कुछ मत सोच। सारा की बातें सुकन्या के सिर से ऊपर से पार हो रहा था। सुकन्या का फेशियल एक्सप्रेशन से सारा समझ जाती है, सुकन्या को उसका बात समझ नहीं आ रहा है, तो वो गहरी सांस भरते हुए अपने मन में कहती है, एक तो मेरी हिंदी की बैंडबाजी हुई है और यहाँ किस राइटर ने शुद्ध हिंदी लिख रखा है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो कहती है, चल ठीक है, ये बात यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते, ये तो तुझे समझ आ रखा ना। सुकन्या को ऐसा लग रहा था मानो उसकी राजकुमारी के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति का आत्मा आ गया हो या कोई बीमारी हो गया हो। वो घबराते हुए अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता, हमें लगता है आपको वेद की जरूरत है, हम अभी वेद को लेकर आते हैं। अपना बात को कहने के बाद वो भागते हुए वहां से जाने लगती है। वही सारा उसे ऐसे भागता देख अपने सिर को खुजलाते हुए खुद में कहती है, ये वेद कौन है और मुझे उसका क्यों जरूरत है। अपने मन में इस सवाल को करने के बाद वो खुद ही अपने कक्ष से बाहर निकल इस महल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। पर हर जगह पहरेदार मौजूद थे, जिसे देख सारा अपने मन में कहती है, उफ, अगर मैं इन लोगों के सामने से गई तो पक्का वो चुड़ैल औरत रोक लेगी, मुझे इन सब से बचकर निकलना होगा। अपने आप में इतना कहते हुए वो महल के दूसरे तरफ जाती है जहां पहरेदार कम थे। तभी उसे एक दीवार दिखता है जहां कोई नहीं था। पहरेदार से नजर बचाते हुए सारा वहां चली जाती है, फिर दीवार को देखती है और अपना मन में कहती है, सारा मेरी जान, तेरे लिए ये दीवार कुछ नहीं है, तू चढ़ जाएगी। अपने मन में इतना कहने के बाद वो दीवार चढ़ने लगती है, जिसे चढ़ता सुकन्या देख लेती है। सुकन्या भागते हुए वहां जा कहती है, राजकुमारी मान्यता, आप ये क्या कर रही है। तभी सारा कहती है, तू चुप हो जा, उस राक्षस से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं, मुझे पता है तो मुझसे शादी करेगा ही। सुकन्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वही सारा दीवार पर तो चढ़ जाती है। तभी वो नीचे की तरफ देखती है, वो जितनी हाइट पर चढ़ जाए करती थी उससे फांद लिया करती थी, आज उससे वो काफी ऊंचा था। जिसे देख सारा सोच रही होती है वो कैसे जंप करे। तभी उसे घोड़े पर आता आकर्षित लड़का नजर आता है जो राजा का पोशाक पहना हुआ था। लाइट ब्लू आंखें जो बहुत आकर्षित लग रहा था और चेहरे का शेप और स्किन कलर जो परफेक्ट था और होंठ इतने रसीले थे कि देखते ही उस पर टूट पड़ने का दिल करे। दिखने में तो बहुत हैंडसम था पर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके भावहीन डाक अवतार देख किसी का भी दिल दहल जाए। उसे देख सारा जोर से चिल्लाती है, सुनो। लड़की के आवाज को सुन वो शख्स अपने सफेद घोड़े को रोक सारा की तरफ अपने कठोर नजरों से देखता है। तभी सारा चिल्लाकर कहती है, मेरी हेल्प करो। नहीं नहीं नहीं, मदद करो, मैं कूदेगी और तुम मुझे पकड़ लेना। इस बात को सुन घोड़े वाला शख्स अपने घोड़े से उतर उस तरफ जाता है और अपने हाथ फोल्ड कर खड़े हो सारा को गौर से देखने लगता है, पर अब तक उसके जुबान से एक शब्द भी नहीं निकला था। वही सारा जब आदमी को आ खड़ा होता हुआ देखती है तो उसे लगता है वो मदद करने के लिए तैयार है, तो वो मुस्कुराते हुए उसे देखती है, फिर कहती है, मैं खुद रही हूं, मुझे पकड़ लेना, ठीक है। ये सुन शख्स अपने हाथ को खोलता है। ये देख सारा खुद जाती है पर शख्स उसे पकड़ता नहीं है। सारा सीधे नीचे जा सूखे घास के फुवार पर गिरती है। वही सुकन्या भागते हुए बाहर जाने लगती है और पहरेदार को पता चलता है तो वो भी भागते हुए महल से बाहर आते हैं। दूसरे ओर सारा, जिसे गिरने से अपने शरीर में दर्द उठ गया था और थोड़े चोट भी आ गए थे, वो अपने कमर को पकड़े खड़ी हो गुस्से में उस शख्स को देख चिल्लाकर कहती है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, पकड़े क्यों नहीं। पहली बार उससे कोई लड़की इस लहजे में बात करने की हिम्मत कर रही थी। ये देख उस शख्स के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही सारा गुस्से में कहती है, तुम हंस रहे हो। तभी सुकन्या और पहरेदार वहां आ जाते हैं और सामने खड़े शख्स को देख सभी हैरान हो झट से अपने सिर झुका लेते हैं।
तभी सारा कहती है, तुम सब उस बदतमीज खड़ूस इंसान के सामने सिर क्यों झुका रहे हो। तभी सुकन्या अपने घबराए नजर से सारा को देखती है, फिर सामने खड़े शख्स को देखने के बाद डरते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता। ये राजकुमारी मान्यता है। ये जान सामने खड़ा शख्स हैरान था, उसने जो सुना था मान्यता के बारे में, मान्यता उससे बिल्कुल अलग लग रही थी। जब सुकन्या इतना कही होती है तभी शख्स अपने हाथ के इशारे से सुकन्या को शांत रखने का इशारा कर मान्यता की तरफ देख कहता है, मैं पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाता। इस जवाब को सुन मान्यता बड़े बड़े आंखों से हैरानी के साथ सामने खड़े शख्स को देखने लगती है। चैप्टर 3 सारा के झूठे आंसू और युवराज का आना। तभी सुकन्या और पहरेदार वहां आ जाते हैं और सामने खड़े शख्स को देख सभी हैरान हो झट से अपने सिर झुका लेते हैं। तभी सारा कहती है, तुम सब उस बदतमीज खड़ूस इंसान के सामने सिर क्यों झुका रहे हो। तभी सुकन्या अपने घबराए नजर से सारा को देखती है, फिर सामने खड़े शख्स को देखने के बाद डरते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता। ये राजकुमारी मान्यता है। ये जान सामने खड़ा शख्स हैरान था, उसने जो सुना था मान्यता के बारे में, मान्यता उससे बिल्कुल अलग लग रही थी। जब सुकन्या इतना कही होती है तभी शख्स अपने हाथ के इशारे से सुकन्या को शांत रखने का इशारा कर मान्यता की तरफ देख कहता है, मैं पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाता। इस जवाब को सुन मान्यता बड़े बड़े आंखों से हैरानी के साथ सामने खड़े शख्स को देखने लगती है। फिर गुस्से में कहती है, फिर आए क्यों। इतना कहने के बाद अपने पैर पटक वो गुस्से में वहां से जाने को थी, तभी पहरेदार उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, राजकुमारी मान्यता आप कहीं नहीं जा सकती है। तभी मान्यता कहती है, क्यों, पैसे चुराई हूं क्या तेरा। किसी को समझ नहीं आ रहा था मान्यता क्या कहना चाहती थी। वही सारा का भी दिमाग खराब हो चुका, जा वो गुस्से में कहती है, मैं उस घटिया राक्षस युवराज से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। समझ आया, अब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मान्यता का बदला बर्ताव देख पहरेदार हैरान थे, वही सुनाया को तब से ये बर्ताव देख रही थी जब से मान्यता को होश आया था, पर अभी जिस शख्स के बारे में कह रही थी वो सामने था और सभी जानते थे युवराज कितना क्रूर राजा है। और उसके बारे में ही राजकुमारी मान्यता अपशब्द कह रही थी। तभी युवराज मान्यता के करीब जा अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा, अपने 2 उंगलियों को उसके चिन्ह के पास रख, उसके चेहरे को उठा देखता है तो मान्यता गुस्से में उससे देख उसके हाथ को अपने चेहरे से झटक कहती है, किसी पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाता ना, तो अब क्यों लगा रहा है। इस बात को सुन युवराज अपने कोल्ड मुस्कान के साथ मान्यता के आंखों में देखते हुए कहता है, क्योंकि अब आप पराई स्त्री नहीं है, राजकुमारी मान्यता। इतना कहने के बाद वो उसी मुस्कान के साथ वहां से जा अपने गोद में बैठ निकल जाता है। वही सारा तो गुस्से में युवराज को जाता देखने लगती है। फिर वहां से भागने के फिराक में होती है, पर तभी मान्यता की सौतेली माँ बहन और कई पहरेदार वहां आ जाते हैं और मान्यता को पहरेदार पकड़ अपने साथ ले जाने लगते हैं। सारा को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सारा को महल के अंदर ला उसे घुटने के बल बैठ दिया जाता है और पहरेदार उसे दोनों साइड से पकड़े होते हैं। तभी मान्यता की सौतेली मां महारानी आराधना राजवंशी गुस्से में कहती है, राजकुमार युवराज आपसे विवाह ना करे, इसलिए हम चाहते थे आप कुछ ऐसा करें जिससे वो नाराज हो जाए, पर आप यहाँ से भागकर क्या साबित करना चाहती थी। आप अपने पिता को ये दिखाना चाहती थी कि हमने ऐसा करने के लिए आपको मजबूर किया है, ताकि आप अपने पिता से सहानुभूति प्राप्त कर सके और आपका विवाह राजकुमार युवराज से हो जाए। इस बात को सुन सारा गुस्से में अपनी सौतेली माँ को देखती है। सारा की नजरों को देख गुस्से में महारानी आराधना कहती है, आपकी इतनी जुर्रत कि आप हमें आंख दिखा रही है। इतना कहने के बाद वो खड़ी हो जाती है तो एक पहरेदार हंटर लेकर आता है तो उसे अपने हाथ में ले वो हथेली पर थोड़ा घुमा सारा के पास जा हंटर से मारने को थी। तभी सुकन्या अपने घुटने के बल में हाथ जोड़ रोते हुए कहती है, महारानी आप ऐसा ना करें, राजकुमारी मान्यता का सज्जा आप हमें दे। इस बात को सुन सारा सुकन्या को देखती है, तभी उसे याद आता है कॉमिक में
सुकन्या भले मान्यता की दासी थी पर मान्यता उसे अपनी दोस्त की तरह मानती थी और मान्यता के हर सज्जा को आगे आ सुकन्या खुद पर लेना चाहती थी, पर महारानी मान्यता को तकलीफ देने के साथ साथ उसे और दर्द हो इसलिए सुकन्या जो उसके लिए उसकी दोस्त थी उसे भी तकलीफ पहुंचती थी, पर मान्यता खुद पर सारे तकलीफ आखिर में ले लेती। कोष्टक। ये सब याद आने के बाद सारा अब अपने असली रूम में आ जाती है और पहरेदार को खुद से दूर धकेल, जैसे ही आराधना सुकन्या को मारने वाली थी सारा उसके हाथ का हंटर पकड़ उसे छीन लेती है, तो ये देख आराधना हैरान हो जाती है। वही सारा हंटर को अपने हाथ में मोड़ते हुए कहती है, बहुत मन कर रहा है ना तुझे सज्जा देने का, तो अब देख मैं क्या सज्जा देती हूँ। वहां मौजूद सभी हैरानी से भरे नजर से देख रहे थे। वही सारा एक हंटर मारना वाली होती है, तभी मान्यता के पिता महाराज अधिराज आते हुए कहते हैं, ये आप क्या कर रही है राजकुमारी मान्यता। तभी सारा पलट गुस्से में अधिराज की तरफ देख कहती है, अब तू कौन है बे। मान्यता के बात करने के लहजे से अधिराज हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, आप क्या कह रही है राजकुमारी मान्यता, हम आपके पिता हैं। तभी सारा मान्यता के पिता का कैरेक्टर याद करने लगती है। कॉमिक में महाराज अधिराज अपनी बेटी मान्यता से बहुत प्यार करते थे और उन्हें ये पता नहीं था आराधना मान्यता के साथ कैसा बर्ताव करती थी। आराधना के क्रूर बर्ताव के वजह से मान्यता भी कभी अपने पिता को सच नहीं बता पाई होती है। जब उसे याद आता है तो वो अपने मन में कहता है, सारा ये काम का है, इस चुड़ैल को सुधारने के लिए तू मान्यता के बाप का सपोर्ट ले सकती है। अपने मन में इतना सोचने के बाद सारा अपने आंखों में आंसू भर लेती है और वो हंटर को जमीन पर छोड़ भागते हुए अपने पिता के गले से जा लगती है। अपनी बेटी के आंखों से बहते आंसू को महाराज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। वो झट अपनी बेटी को अपने सीने से अलग कर उसके आंखों से बहते आंसू को पूछते हुए सवाल करता है, क्या हुआ हमारी राजकुमारी को, आप रो क्यों रहे हैं। इस सवाल को सुन सारा अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और अपने हाथ जोड़ लेती है। वही किसी को समझ नहीं आ रहा था मान्यता करना क्या चाहती है। ये देख महाराज उसे हैरानी से देख कहने को थे, पर तभी सारा रोते हुए कहती है, पिताजी हम जो करने वाले थे उसके लिए हम आपसे शुद्ध हिंदी बोलना है। सारा अपने मन में कहती है, फिर अपने शब्द को ठीक करते हुए आगे कहती है, माफी मांगते हैं, हमें पता है महारानी आराधना आपकी पत्नी है पर वो कभी हमारी मां नहीं बन पाए। आज भी हमें राजकुमार युवराज पसंद ना करे और विवाह के लिए मन कर दे, ऐसा कुछ करने को कह रही थी जिसके अगेंस्ट नहीं खिलाफ थे हम। इसी बात का वो हमें सज्जा देने वाले थी, पर जब इन्होंने सुकन्या को मेरे बदले सज्जा देना चाहा तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम ये पाप करने वाले थे। ये सब कहने के बाद सारा अपने मन में कहती है, उफ हिंदी बोलना भी डिफिकल्ट होता है, आज मुझे पता चला। अपने मन में इतना कहने के बाद सारा मान्यता के पिता के तरफ देखती है जो गुस्से में अपनी पत्नी को देख रहे थे। वही आराधना आगे आ कहती है, महाराज ये सच नहीं है, आप पहरेदार से सवाल कर ले। राजकुमारी मान्यता यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, हम तो अपने राज्य के सम्मान को बचा रहे थे और इस बात की सज्जा दे रहे थे। ये सुन सारा अपने मन में कहती है, ये तो बहुत चालाक है, मुझे कुछ करना होगा। तभी सारा हाथ जोड़े अपने आंसू को जबरदस्ती और निकालते हुए कहती है, पिताजी हाँ हम भाग रहे थे क्योंकि ये महारानी आराधना का आदेश था। इस बात पर आराधना झट से कहती है, राजकुमारी मान्यता ये आप क्या कह रही है और आप हमें नाम से कैसे कह सकती है, हम आपकी माँ हैं। इस बात को सुन सारा कुछ कहती कि तभी पीछे से एक रौबदाना आवाज आता है, ये सब क्या चल रहा है। सभी पीछे मुड़ देखते हैं, वही सारा अपने हाथ नीचे कर वैसे ही घुटनों के बल बैठ उस शख्स के तरफ देखती है जिसने उसे गिरने छोड़ दिया था। उस शख्स को देख सारा उसे गुस्से में घूरता है। वही युवराज को देख सभी अपना सिर झुका लेते हैं। युवराज बहुत बड़े राजा थे और उनके पिता के जाने के बाद सब वही संभल रहे होते हैं। अब विवाह के बाद उन्हें महाराजा का उपाधि मिलने वाला था। हर राज्य के राजा युवराज के सामना अपना सिर झुकते थे, पर कई राज्य था जो युवराज के दुश्मन राज्य थे जिनके साथ युद्ध होता रहता और अधिकतर दुश्मन राज्य को वो हराकर जीत भी हासिल कर अपना राज्य बना चुके थे। चैप्टर 4 घोड़े का सवारी और मतलब पूछना। ये सुन सारा अपने मन में कहती है, ये तो बहुत चालाक है, मुझे कुछ करना होगा।
तभी सारा हाथ जोड़े अपने आंसू को जबरदस्ती और निकालते हुए कहती है, पिताजी, हाँ हम भाग रहे थे क्योंकि ये महारानी आराधना का आदेश था। इस बात पर आराधना झट से कहती है, राजकुमारी मान्यता, ये आप क्या कह रही है और आप हमें नाम से कैसे कह सकती है, हम आपकी माँ हैं। इस बात को सुन सारा कुछ कहती कि तभी पीछे से एक रौबदाना आवाज आता है, ये सब क्या चल रहा है। सभी पीछे मुड़ देखते हैं, वही सारा अपने हाथ नीचे कर वैसे ही घुटनों के बल बैठ उस शख्स के तरफ देखती है जिसने उसे गिरने छोड़ दिया था। उस शख्स को देख सारा उसे गुस्से में घूरता है। वही युवराज को देख सभी अपना सिर झुका लेते हैं। युवराज बहुत बड़े राजा थे और उनके पिता के जाने के बाद सब वही संभल रहे होते हैं। अब विवाह के बाद उन्हें महाराजा का उपाधि मिलने वाला था। हर राज्य के राजा युवराज के सामना अपना सिर झुकते थे, पर कई राज्य था जो युवराज के दुश्मन राज्य थे, जिनके साथ युद्ध होता रहता और अधिकतर दुश्मन राज्य को वो हराकर जीत भी हासिल कर अपना राज्य बना चुके थे। सभी अपना सिर झुकाए हुए थे, पर मान्यता उसे गुस्से में घूर रही होती है। मान्यता के नजरिया को देख राजकुमार युवराज के होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है। फिर वो सामने आता है और राजकुमारी मान्यता को घुटने के बल बैठ देख अपने कठोर आवाज में कहता है, हमारी होने वाली पत्नी जमीन पर क्यों बैठी है। इस बात को सुन सारा हैरानी से भरे नजर से युवराज को देखती है और अपने मन में कहती है, यही है राजकुमार युवराज। वो अपने मन में ये कह रही होती है, तभी राजकुमार युवराज अपने हाथ को आगे बढ़ा मान्यता के बाजू पर अपने हाथ रख उसे खड़ा करने लगता है। वही सारा भी इस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि अभी उसे मान्यता के पिता की अच्छी बेटी बनना था। वहीं दूसरी तरफ युवराज का मान्यता के लिए झुकाव देख मान्यता की सौतेली मां महारानी आराधना गुस्से में लाल हुए जा रही थी, पर वो अपने गुस्से को उस वक्त जाहिर नहीं कर सकती थी। वही युवराज मान्यता को अपने साथ महल के अंदर ले जाने लगते हैं। वही मान्यता ना चाहते हुए भी युवराज के साथ एक अच्छी राजकुमारी बन जा रही होती है। कुछ वक्त बाद राजकुमार युवराज बैठे होते हैं और बाकी के लोग खड़े थे, जिस कारण सारा को भी खड़ा रहना पड़ रहा होता है। तभी युवराज मान्यता की तरफ देखता है जो अलसाई सी खड़ी थी, जैसे कितने मजबूरी में खड़ी हो। मान्यता के भाव देख युवराज के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो उसी मुस्कान के साथ कहता है, राजकुमारी मान्यता। पहले तो सारा इस नाम पर कोई जवाब नहीं देती है। अब उसे ये नाम सुनने की आदत जो नहीं थी, वो अपने मन में कई सवालों में उलझी अलसाई सी खड़ी हो राजकुमार युवराज के कैरेक्टर को कोस रही होती है। मान्यता का यूं अनदेखा करना युवराज का गुस्सा भी दिल रहा था, साथ हो उसे मान्यता की तरफ अलग सा आकर्षण भी हो रहा था। वो अपने आवाज को ऊंचा करते हुए इस बार मान्यता का नाम लेता है, राजकुमारी मान्यता। फिर भी सारा खुद में खोई थी। तभी मान्यता के पिता महाराज अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हैं तो सारा अपने सोच से बाहर आ मान्यता के पिता की तरफ देखती है और कहती है, हाँ। तो महाराज कहते हैं, राजकुमारी मान्यता, आपको राजकुमार युवराज आवाज से रहे हैं। इस बात को सुन झूठी मुस्कान देते हुए सारा युवराज की तरफ देखती है तो युवराज उसे देखते हुए कहता है, महाराज अधिराज, हम राजकुमारी मान्यता के साथ कुछ वक्त अकेले में बातें करना चाहते हैं, तो क्या हम इनके साथ सामने के जंगलों में शिकारी के लिए जा सकते हैं। जन युवराज उस बात को कहते हैं तो महाराज अधिराज कहते हैं, राजकुमार युवराज, इन्हें शिकारी और इत्यादि। उससे आगे वो कहता कि मान्यता इन सब चीजों से डरती है। उससे पहले ही मान्यता कुछ सोचते हुए कह पड़ती है, हम जाना चाहते हैं। इस बात को सुन सभी हैरानी के साथ मान्यता को देखता है। वही युवराज के होंठों पर मुस्कान आ जाता है। कुछ समय बाद मान्यता को शिकारी करने के लिए खास पोशाक पहनाई गई। युवराज ने अपने साथ पहरेदारों को भी लिया और दोनों बाहर निकले। इतने सारे पहरेदारों को देख सारा ने युवराज के पास जाकर पूछा, क्या आपको अकेले शिकारी करने में डर लगता है, जो आप इन लोगों को लेकर जा रहे हैं। युवराज ने मान्यता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, अगर आप चाहती हैं तो बस हम दोनों ही हों तो यह अच्छा है। उसके इस जवाब ने मान्यता को थोड़ा भ्रमित कर दिया, लेकिन वह इस समय सिर्फ सुकून चाहती थी। वह चाहती थी कि कोई पहरेदार न हो ताकि वह शांति से सोच सके।
उसके मन में चल रहे सवाल थे कि अचानक ये सब कैसे हुआ और वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकलेगी। युवराज का समर्थन उसके लिए अच्छा था, लेकिन उसके मन में अनिश्चितता थी कि आगे क्या होगा। युवराज ने सफेद घोड़े पर बैठकर अपने पहरेदारों को जाने से मना कर दिया। जब सारा ने कहा, क्या हमें अपना घोड़ा नहीं मिलेगा, तो युवराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको घोड़सवारी आती है? सारा ने मन में सोचा, सही कहा, मुझे तो नहीं आती। अपने मन में इतना कहने के बाद वह बोली, आता तो नहीं है, पर पैर ही तो मारना होता है। उसकी बात सुनकर युवराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, आप अपने पैर मारकर घोड़े को आगे बढ़ाए। सारा ने समझ लिया कि युवराज उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने मुंह को बनाकर हाथ आगे बढ़ा देती है। युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बैठाने में मदद की। दोनों जब घोड़े पर बैठ गए तो युवराज ने घोड़े को आगे बढ़ाया। इस नज़ारे को देखकर मान्यता की सौतेली माँ और बहन जलन और गुस्से से उन्हें देख रही थीं। उन्हें ये देखकर तिलमिला रही थी कि सारा और युवराज के बीच एक खास रिश्ता बन रहा है। वही युवराज कुछ दूरी आने के बाद युवराज घोड़े को रोक दिया और खुद घोड़े से उतर गया तो सारा उसे हैरानी से देखने लगती है। तभी अपने हाथ को आगे बढ़ा उसे घोड़े से उतारने में मदद करता है। फिर युवराज ने सारा को घोड़े की सवारी के तकनीकी पहलुओं के बारे में समझाना शुरू किया। उसने बताया कि घोड़े की गति को बढ़ाने के लिए सही तरीके से बैठना और पैर से इशारा करना जरूरी है। सारा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और घोड़े पर बैठते हुए अपने संतुलन को बनाए रखा। युवराज ने धीरे धीरे उसे समझाया, जब आप घोड़े की पीठ पर हो तो उसे अपने पैरों से हल्का सा दबाओ। जब आप उसे तेजी से दौड़ाना चाहो तो उंगलियों से हल्का सा इशारा करो। फिर उसने सारा के पीछे बैठकर उसे समर्थन दिया और कहा, अब आप तैयार हो, बस हमारे इशारे पर ध्यान दो। सारा ने घोड़े को आगे बढ़ाया और युवराज बस उसे देख रहा होता है। घोड़ा तेजी से दौड़ा और सारा ने इसे रोमांचक अनुभव के रूप में महसूस किया। सारा मुस्कुराते हुए घोड़े को तेजी से भगा रही थी। तेज रफ्तार से चलने के कारण हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और वे युवराज के चेहरे पर पड़ रहे थे। उसकी लहराते हुए बालों की छुअन ने युवराज को एक नई ऊर्जा से भर दिया, जैसे कि वह किसी नए अध्याय में प्रवेश कर रहा हो। वह मान्यता के बालों को समेत उसके बेहद करीब हो जाता है तो सरक के दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसके पकड़ घोड़े के नाल से ढीली हो जाती है। वहां युवराज अपने हाथ को उसके कमर पर ले जा घुमा बेहद करीब हो जाता है तो सारा कस के घोड़े को रोक देती है और गुस्से में चिल्ला उठती है, ये क्या कर रहे हैं आप? सवाल सुन युवराज अपने एक हाथ को उसके चेहरे पर ले जा उसके चेहरे को अपने तरफ करता है और मान्यता के गुस्से से भरे आंखों को देख युवराज अपने कठोर पर आकर्षित आवाज में कहता है, जैसा सुन था उससे बहुत अलग हो आप राजकुमारी मान्यता, आप पहली स्त्री हैं जो हमारे उसूलों को तोड़ रही है। सारा को कुछ समझ नहीं आता है आखिर युवराज कहना क्या चाहता है। तभी युवराज उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके बेहद करीब जाने लगता है तो सारा उसे खुद से दूर कर गुस्से में चिल्ला पड़ती है, परवेटर। इसे सुन युवराज का चेहरा बन जाता है और वो सवाल करता है, इसका मतलब क्या होता है? चैप्टर 5 अतीत और दो भाइयों के बीच मान्यता के लिए बहस। वहां युवराज अपने हाथ को उसके कमर पर ले जा घुमा बेहद करीब हो जाता है तो सारा कस के घोड़े को रोक देती है और गुस्से में चिल्ला उठती है, ये क्या कर रहे हैं आप? सवाल सुन युवराज अपने एक हाथ को उसके चेहरे पर ले जा उसके चेहरे को अपने तरफ करता है और मान्यता के गुस्से से भरे आंखों को देख युवराज अपने कठोर पर आकर्षित आवाज में कहता है, जैसा सुन था उससे बहुत अलग हो आप राजकुमारी मान्यता, आप पहली स्त्री हैं जो हमारे उसूलों को तोड़ रही है। सारा को कुछ समझ नहीं आता है आखिर युवराज कहना क्या चाहता है। तभी युवराज उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके बेहद करीब जाने लगता है तो सारा उसे खुद से दूर कर गुस्से में चिल्ला पड़ती है, परवेटर। इसे सुन युवराज का चेहरा बन जाता है और वो सवाल करता है, इसका मतलब क्या होता है? इस सवाल को सुन सारा अपने आंखों को रोल करते हुए अपने मन में कहती है, अच्छा है, इसे इंग्लिश नहीं आता, वैसे आता तो तुझे भी ठीक से नहीं है, पर सारा अब तू कह सकती है, तेरा इंग्लिश इतना भी खराब नहीं है, पर तू कहेगी किससे?
अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने होंठों का पाउट बना लेती है। सारा के बनते बिगड़ने भाव को देख युवराज कहता है, आप क्या सोच रही है? तभी सारा अपने ख्यालों से बाहर आ कहती है, परवेटर का मतलब होता है बहुत अच्छा राजा जो बहुत दयावान और शक्तिशाली होता है। पता नहीं क्यों पर सारा हो कह रही थी, वो तो युवराज को सच नहीं लग रहा था। वो सारा के कमर पर अपने हाथ मजबूत कर उसे अपने बेहद करीब कर लेता है तो सारा उसे गुस्से से देख कहती है, तू मुझे। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी युवराज उसके होंठों पर अपने उंगलियों को रख उसके आंखों में देख कहता है, क्या हम आपको बेवकूफ नजर आते हैं कि आपके बातों पर आ जाए? आप गुस्से में इतने अच्छे शब्द का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, इतना हमें भी पता है। इस बात पर सारा बस युवराज को देखती रहती है। तभी युवराज उसके आंखों में देखते हुए कहता है, बहुत सुना था आपके बारे में, आप बहुत खूबसूरत है पर बहुत कमजोर भी है, पर अब लगता है वो अफवाह झूठा था। इस बात पर सारा अपने आंखों को छोटा छोटा कर उसे घूर कर देखते हुए युवराज के हाथ को अपने होंठ से झटक कहती है, तो क्या आपको लगता हम खूबसूरत नहीं है? देखो भगवान ने बहुत खूबसूरत चेहरा बनाया है मेरी नाक कितनी प्यारी है और आंखें भी बिल्कुल बड़ी बड़ी। सारा अपने चेहरे की तारीफ करने लगती है तो युवराज घोड़े से उतर कहता है, हम यहाँ शिकारी करने आए थे। इस बात को सुन सारा अपने होंठों का पाउट बनाते हुए शांत हो जाती है। फिर घोड़े से उतरना चाहती थी, पर चढ़ना तो आ गया था लेकिन उतरना तो उससे आ ही नहीं रहा था। वो घोड़े पर ही बैठी रहती है। तभी युवराज अपने चेहरे को मोड़ देखता है। सारा को ना उतरता देख युवराज उसके पास अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है तो सारा युवराज के मदद से घोड़े से उतर एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, उफ, ये तो चोरी करने से भी मुश्किल है। इस बात को सुन युवराज सारा को हैरानी से देखता है तो सारा अपनी सांसें स्थिर करने के बाद युवराज का तरफ देखती है और उसे समझ आता है वो क्या कह दी है तो वो अपने बात को संभालने के लिए कहती है, चोरी का मतलब है सपने को चुराना। अच्छे सपने नहीं आते ना, इसलिए चुराती हूँ ताकि सपने अच्छे आए। सारा की अजीब बातों को सुन युवराज कहता है, हमें लगता है राजकुमारी मान्यता आपको वेद की जरूरत है। इस बात पर सारा सवाल करना चाहती थी वेद क्या है, पर इससे युवराज को शक हो सकता था इसलिए वो कह पड़ती है, हाँ, हमें भी लगता है हमें वेद की जरूरत है। इतना कहने के बाद हंसने लगती है, हाँ, तो युवराज के होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है। तभी उसे आवाज सुनाई देता है तो वो अपने शिकारी के लिए अपना पुराने जमाने का बंदूक निकाल लेता है तो सारा घबराते हुए युवराज को देखती है और सवाल करती है, क्या आप जानवर को मार देंगे? इस सवाल पर युवराज उसे शांत रहने का इशारा करता है और बंदूक चलाने वाला होता है, पर तभी सारा उसके हाथ को पकड़ ऊपर कर देती है और बंदूक के आवाज से सारा थोड़ी घबरा जाती है और उसे वो दिन याद आने लगता है जब वो किसी आदमी को किसी पर गोली चलाते हुए देखी थी। वही युवराज सारा की तरफ देखता है, वही वो जानवर गोली का आवाज भागने लगता है। तभी सारा युवराज से दूर हो जाती है और गुस्से में कहती है, आप किसी जानवर को नहीं मार सकते हैं। इस बात को सुन युवराज कहता है, तो फिर आप शिकारी पर मेरे साथ क्यों आए? इस सवाल को सुन सारा गुस्से में कहती है, आपको बताना जरूरी नहीं समझते, और हाँ, अगर आपने किसी जानवर का चोट पहुंचता तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद सारा वहां से जाने लगती है। वही उस व्यवहार के साथ आज तक उससे कोई बात नहीं किया था, वो गुस्से में उसे जाता देखने लगता है। वही सारा चलते चलते झील के पास आ जाती है। फिर वो झील के पास जा बैठ जाती है और अपने अतीत को याद कर रही होती है। बचपन में सारा जब बहुत छोटी थी तब उसे एनजीओ में लाया गया था। उस एनजीओ की वार्डन बहुत बुरी थी, सभी बच्चे को मारा करती थी और उनसे बारूद बनवाया करती थी, और उस काम में कई बच्चों को कहीं भेज दिया जाता था। उसके बाद उन बच्चों का उन्हें कोई खबर नहीं मिलता, साथ ही बीमार बच्चों का इलाज भी नहीं होता था। अगर कोई कमजोर है, मर रहा है, तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था और वो अपने लिए अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे, जैसे वो कोई जानवर है। अतीत को याद करते ही सारा के आंखों में आंसू भर जाता है और वो खुद में कहती है, जानवर का दर्द समझती हूँ, वो भी अपने लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं और ना हम उठा पाते थे। अगर हम चारों उस एनजीओ से भागे ना होते तो आज भी हम जानवर की तरह ट्रीट हो रहे होते।
वो अपने ख्यालों में खोई थी। तभी राजकुमार का पोशाक पहने युवराज के जितना तो नहीं पर बहुत आकर्षित दिखने वाला राजकुमार सारा के तरफ आने लगता है। सारा के पास आने के बाद वो कहता है, राजकुमारी मान्यता। इस नाम को सुन सारा अपने ख्यालों से बाहर आ उस तरफ देखती है। सारा के आंखों में आंसू देख वो चिंतित हो बैठ जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ा उसके चेहरे पर रख कहता है, आप रो क्यों रही है? क्या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है? सारा को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये कौन है। वो उसे हैरानी से देखते हुए कुछ कहने को थी, पर तभी कोई उसे आपके लात से धक्का मार उसे दूर कर देता है। तो सारा हैरानी से अपने चेहरे को मुड़ देखती है तो सामने युवराज खड़ा था। तो सारा खड़ी हो कहती है, आप ये। पर उससे आगे वो कुछ कहती इससे पहले ही युवराज सारा का हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है। वही वो राजकुमार गुस्से में खड़ा हो अपने कपड़े को झाड़ता है। वही युवराज कठोरता से कहता है, राजकुमार अभिमन्यु, आप अपने भाई की होने वाली पत्नी को हाथ लगाने का साहस कैसे कर सकते हैं? इस बात को सुन अभिमन्यु हैरान था। उसे इस बात का खबर तो मिल था, राजकुमार अभिमन्यु आज मिलने जाने वाले हैं किसी से, पर वो मान्यता होगी ये अभिमन्यु ने नहीं सोचा था। वही सारा को कॉमिक याद आने लगता है। अभिमन्यु वही कैरेक्टर है जो मान्यता को इस कदर प्यार करता है कि उसके प्यार में देवदास बना फिरता है, फिर अपने ही चचेरे भाई युवराज को मारने का साजिश रचने लगता है और उसकी शादी बस किसी मकसद से वो मान्यता के चचेरी बहन से कर लेता है। वही मान्यता की चचेरी बहन भी फिर कोई मौका नहीं छोड़ती मान्यता को परेशान करने का। कॉमिक को याद करते हुए सारा का तो सिर चक्र रहा होता है। वही युवराज सारा को अपने साथ ले जाने लगता है और अभिमन्यु जिसके पास इतना शक्ति नहीं था वो अभी चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वही अभिमन्यु सारा को अपने साथ वहां से ले आता है और अपने कठोर आवाज में कहता है, घोड़े पर बैठिए। सारा को हालांकि अब तक उससे एक बार भी खौफ महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि युवराज के गुस्से का सामना वो अब तक की नहीं थी, पर अभी उसके कठोर आवाज को सुन उसका दिल दहल गया था और इस आवाज से उसे किसी का याद आने लगता है। चैप्टर 6। वही सारा को कॉमिक याद आने लगता है। अभिमन्यु वही कैरेक्टर है जो मान्यता को इस कदर प्यार करता है कि उसके प्यार में देवदास बना फिरता है, फिर अपने ही चचेरे भाई युवराज को मारने का साजिश रचने लगता है और उसकी शादी बस किसी मकसद से वो मान्यता के चचेरी बहन से कर लेता है। वही मान्यता की चचेरी बहन भी फिर कोई मौका नहीं छोड़ती मान्यता को परेशान करने का। कॉमिक को याद करते हुए सारा का तो सिर चक्र रहा होता है। वही युवराज सारा को अपने साथ ले जाने लगता है और अभिमन्यु जिसके पास इतना शक्ति नहीं था वो अभी चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वही युवराज सारा को अपने साथ वहां से ले आता है और अपने कठोर आवाज में कहता है, घोड़े पर बैठिए। सारा को हालांकि अब तक उससे एक बार भी खौफ महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि युवराज के गुस्से का सामना वो अब तक की नहीं थी, पर अभी उसके कठोर आवाज को सुन उसका दिल दहल गया था और इस आवाज से उसे किसी का याद आने लगता है। और वो घबराए नजर से युवराज को देखती है। सारा के आंखों में डर देख युवराज थोड़ा शांत हो कहता है, घोड़े में बैठिए। इस बात को सुन सारा घोड़े में शांति से जा बैठ जाती है। तभी युवराज भी घोड़े में जा उसके पीछे बैठ घोड़े को आगे बढ़ाते हुए सवाल करता है, आप राजकुमार अभिमन्यु को जानते हैं? इस सवाल पर सारा कहती है, हाँ। जवाब सुन युवराज को पता नहीं क्यों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सारा के बेहद करीब हो घोड़े की सवारी करते हुए ही कहता है, आप हमें नहीं जानती थी पर उन्हें जानती है। इस बात को सुन सारा कुछ ना कहने में ही समझदारी समझती है। वही सारा की चुप्पी युवराज के गुस्से को और भड़का रहा था। कुछ ही वक्त में महल आ जाता है और दोनों घोड़े से उतर जाते हैं, फिर महल के अंदर जाने लगते हैं। अंदर आने के बाद युवराज को बैठने के लिए कहा जाता है और वो जा बैठ जाता है। फिर युवराज सभी से भी बैठने के लिए कहता है तो मान्यता के पिता बैठ जाते हैं और सारा भी जा बैठ जाती है। तो सभी उसे देखने लगते हैं। वही सारा देखती है कि उसकी सौतेली माँ और बहन खड़ी है तो फिर खड़ी हो कहती है, वो मैं मतलब हम थोड़ा थक गए थे। उस बात को सुन महाराज कुछ कहते इससे पहले युवराज कहता है, आप सब भी बैठ जाए। तब सभी बैठ जाते हैं। बैठने के बाद सारा राहत की सांस भरी ही थी कि तभी युवराज कहता है, हम कल ही राजकुमारी मान्यता से विवाह करना चाहते हैं।
इस बात को सुन सभी हैरान थे पर सारा नहीं, उसे भी अच्छे से पता था स्टोरी में ऐसा ही कुछ हुआ था। वो अगले दिन हो शादी का कहता है और रीजन बस उसका खुद का चेहरा भाई था। सारा के चेहरे में कोई भाव ना देख युवराज अपने मन में कहता है, अभिमन्यु के साथ राजकुमारी मान्यता का कोई संबंध होता तो उनके भाव में कुछ तो बदलाव आता, पर उनके चेहरे पर जरा सी भी मायूसी नहीं है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है तो बाकी सब भी खड़ी हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी सारा को खड़ा होना पड़ता है। फिर मान्यता के पिता कहते हैं, आप रात का भोजन हमारे साथ करके जाते। इस बात पर युवराज कहता है, विवाह के बाद जब हम अपनी पत्नी के साथ यहाँ आएंगे तब हम भोजन करेंगे। अपने बात को कहने के बाद वो जाने लगता है तो बाहर तब महाराज भी साथ जा रहे होते हैं। तभी युवराज पीछे मुड़ सारा को देखता है जो जमाई ले रही थी। उसे देख युवराज अपने मन में कहता है, सभी हमसे विवाह करना चाहती है और एक ये है जिनसे हमारा विवाह हो रहा है, पर इन्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अपने मन में इस बात को कहते हुए वो अपने चेहरे को मोड़ महाराज के साथ जाने लगता है। कुछ वक्त के बाद युवराज अपने उसी घोड़े पर रफ्तार से जा रहे होते हैं। फिर कुछ ही वक्त में अपने महल आने के बाद वो घोड़े से उतर महल के अंदर जाने लगते हैं और सभी पहरेदार और काम करने वाले अपने सिर को झुकाए खड़े होते हैं। वो अंदर आता है तभी युवराज का मुलाकात अभिमन्यु से होता है तो अभिमन्यु और युवराज एक दूसरे को घूर कर देखते हैं और अभिमन्यु जाने को होता है पर युवराज अपने हाथ आगे कर उसे रोक देखता है कि बिना अभिमन्यु के तरफ देखे कहता है, अपनी होने वाली भाभी सा को दोबारा छूने का कोशिश मत करिएगा, नहीं तो जिस हाथ से छुएगा हम उस हाथ को कटवा देंगे। धमकी देने के बाद युवराज अपने हाथ हटा वहां से जाने लगता है। वही अभिमन्यु गुस्से में अपने दांत पीसते हुए युवराज को मुड़ जाता देखने लगता है। रात का वक्त हो चुका था। रात के भोजन के बाद सभी अपने अपने कक्ष में चले गए थे। सारा भी आने कक्ष में जाती है, उसके साथ सुकन्या भी होती है। पानी रखने और बस्तर ठीक करने के बाद सुकन्या जाने वाली थी तभी सारा कहती है, सुकन्या। तो सुकन्या रुक जाती है तभी सारा कहती है, तुम कहाँ जा रही हो, मेरे साथ सो जाओ। इस बात को सुन सुकन्या हैरानी से सारा को देखती है तभी उसके चेहरे के भाव देख सारा अपने मन में कहती है, उफ सारा, ये तेरी दोस्त अंशिका नहीं है, सुकन्या है। अपने मन में इतना कहने के बाद वो गहरी सांस भर कहती है, मतलब मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, बैठो मुझे बातें करना है। जब मान्यता ये बात कहती है तो सुकन्या जमीन पर बैठने को थी पर सारा झट से कहती है, उफ यार, जमीन पर नहीं मेरे बगल में बैठो। इस बात को सुन वो कहती है, राजकुमारी मान्यता, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी सारा कहती है, पर तुम मेरी दोस्त भी हो ना, तो जल्दी से मेरे बगल में बैठो। इस बात को सुन सुकन्या की बैठना पड़ता है। फिर सुकन्या सारा की तरफ देखते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता, आप ठीक तो है ना, आपके बोलने के तरीके में बहुत बदलाव आ गया है। और आज इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी सारा उसके बात को काटते हुए कहती है, मैं नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, बस खुद को बदल रहे ताकि अब से ये चुड़ैल औरत और उसकी डायन बेटी मुझे और मेरे वजह से तुम्हें बिल्कुल परेशान ना करे। इस बात को सुन सुकन्या झट से कहती है, राजकुमारी मान्यता, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, कोई सुन लिया तो। तभी सारा कहती है, पर अभी तो कोई सुनने वाला नहीं है। दोनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं और बातें करते हुए युवराज और अभिमन्यु से रिलेटेड जो बातें सारा को नहीं पता था वो बातों बातों में सुकन्या से पूछ लेती है। फिर जमाए लेते हुए सारा कहती है, हमें बहुत नींद आ रहा है, अब हम सोते हैं, तुम भी सो जाओ। उस बात पर सुकन्या खड़ी हो जाती है, फिर कहती है, शुभरात्रि राजकुमारी मान्यता। इस बात को सुन सारा क्या कहे सोचने लगती है और बस अपने दांत दिखा देती है। पर अब सारा के हरकत से सुकन्या उस वक्त की तरह घबरा नहीं रही थी। वो वहां से जाने लगती है। वही सारा बिस्तर पर लेट जाती है और अपने आप से सवाल करती है, मैं अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगी और अभी मैं कैसी होंगी, क्या मैं उस आग में मर गई थी। अपने आप से ये सवाल करते हुए वो बस सोचने लगती है और धीरे धीरे उससे नींद आ जाता है। चैप्टर 7, बेहोश सारा और सोना असली है कि नहीं। इस बात को सुन सुकन्या की बैठना पड़ता है। फिर सुकन्या
सारा की तरफ देखते हुए कहती है, राजकुमारी मान्यता, आप ठीक तो है ना? आपके बोलने के तरीके में बहुत बदलाव आ गया है। और आज इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी सारा उसके बात को काटते हुए कहती है, मैं नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, बस खुद को बदल रहे ताकि अब से ये चुड़ैल औरत और उसकी डायन बेटी मुझे और मेरे वजह से तुम्हें बिल्कुल परेशान ना करे। इस बात को सुन सुकन्या झट से कहती है, राजकुमारी मान्यता, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, कोई सुन लिया तो। तभी सारा कहती है, पर अभी तो कोई सुनने वाला नहीं है। दोनों ऐसे ही कुछ देर बातें करते हैं और बातें करते हुए युवराज और अभिमन्यु से रिलेटेड जो बातें सारा को नहीं पता था, वो बातों बातों में सुकन्या से पूछ लेती है। फिर जमाए लेते हुए सारा कहती है, हमें बहुत नींद आ रहा है, अब हम सोते हैं, तुम भी सो जाओ। उस बात पर सुकन्या खड़ी हो जाती है, फिर कहती है, शुभरात्रि राजकुमारी मान्यता। इस बात को सुन सारा क्या कहे सोचने लगती है और बस अपने दांत दिखा देती है। पर अब सारा के हरकत से सुकन्या उस वक्त की तरह घबरा नहीं रही थी। वो वहां से जाने लगती है, वही सारा बिस्तर पर लेट जाती है और अपने आप से सवाल करती है, मैं अपनी दुनिया में कैसे जाऊंगी और अभी मैं कैसी होंगी? क्या मैं उस आग में मर गई थी? अपने आप से ये सवाल करते हुए वो बस सोचने लगती है और धीरे धीरे उसे नींद आ जाता है। रियल वर्ल्ड। सारा एक बड़े से रूम में गद्देदार बिस्तर पर बेहोश लेटी थी और उसके सामने एक नर्स थी जो उसका ख्याल रख रही होती है। नर्स बेहोश लड़की को इंजेक्शन दे रही होती है। तभी एक लड़का जिसके आंखों में कोई भाव नहीं था, वो अंदर आ उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर बॉस ने इस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? अपने आप में इस सवाल को करने के बाद नर्स से सवाल करता है, इस लड़की को होश कब तक आएगा? इस सवाल को सुन नर्स कहती है, सर इनकी कंडीशन अभी स्टेबल है, पर अभी ये कोमा में है और कोमा से बाहर आने में वक्त लगता है। इस बात को सुन लड़का गहरी सांस भरते हुए सवाल करता है, और बॉस का कंडीशन क्या है? इस सवाल पर नर्स सेम जवाब देती है तो वो बाहर जाने लगता है। बाहर जाने के बाद एक आदमी जो उसके उम्र का ही था वो आता है, तो वो आदमी भी रुक जाता है और सवाल करता है, क्या हुआ? सवाल सुन वो कहता है, बॉस के कंडीशन के बारे में बॉस के राइवल को शायद खबर मिल गया है, इसलिए खुलेआम अटैक करने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बात पर वो भावहीन आदमी कहता है, जरूर रहा कोई उन लोगों का प्यादा होगा, पता लगाओ, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। अपने बात को कहने के बाद वो जाने लगता है। वही वो आदमी अपने मन में कहता है, जब से बॉस का ये कंडीशन हुआ है, तब से सभी रावल अपने आप को माफिया किंग समझने लगे हैं और बॉस को उनके पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बार बॉस होश में आ जाए, फिर इन लोगों को पता चलेगा किसके खिलाफ ये खड़े हुए हैं। अपने बात की कहने के बाद वो भी वहां से चला जाता है। कॉमिक वर्ल्ड। धीरे धीरे रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। महल में सभी लोग जाग चुके थे, पर सारा घोड़े बेचकर सो रही होती है। तभी सुकन्या कक्ष के अंदर आने का इजाजत मांगती है, पर सारा तो गहरी नींद में सोई रहती है। आखिर में सुकन्या बिना इजाजत मांगे महल के अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद सुकन्या आरा को इतनी देर तक सोता देख हैरान हो जाती है और वो जा सारा को नींद से जगाने लगती है। पर बहुत वक्त तक प्रयास करने के बाद भी वो जग नहीं पाती है, तो आखिर में सामने रखे पानी को उठा सुकन्या हल्का पानी छिड़क देती है, क्योंकि अभी सारा का जागना जरूरी था। सारा हड़बड़ा कर उठ जाती है और चिल्ला पड़ती है, अंशिका की बच्ची, फिर तू। इतना कहने के बाद वो अंशिका समझ सुकन्या को देखती है और आगे कहने को थी, पर सुकन्या झट से कहती है, राजकुमारी मान्यता, आज आपका विवाह है, बहुत से रस्में करने हैं आपको अभी, इसलिए आपको हम उठाने के लिए जल का प्रयोग किए। शुद्ध हिंदी और सुकन्या की बातें सारा को बहुत इरिटेट कर रही थी। वो उठकर बेड से उतर सवाल करती है, बाथरूम कहाँ है? इस सवाल को सुन हैरानी भरे नजर से सुकन्या सारा को देखते हुए सवाल करती है, ये बाथरूम क्या होता है राजकुमारी मान्यता? इस सवाल को सुन सारा अपने मन में कहती है, अब बाथरूम को क्या कहते हैं? अपने मन में ये सवाल करने के बाद सारा कुछ सोचते हुए कहती है, मुझे नहाना है, मतलब स्नान करना है। इस बात को सुकन्या समझ जाती है। वही सारा अपने मन में कहती है, किस राइटर को इतना शुद्ध हिंदी लिखने का भूत सवार था?
अपने मन में इतना कहने के बाद वो अपने दांतों को पीस लेती है, फिर सुकन्या के साथ जाने लगती है। वहां जाने के बाद सुकन्या कहती है, आप स्नान कर ले, हम आपके लिए आपके वस्त्र ले आते हैं। सारा सुकन्या को रोक कहती है, मेरा ब्रश। इस बात को सुन सुकन्या उसे फिर आश्चर्य से देखती है, तो सारा का दिल कर रहा था वो अपने माथे को जा पटक ले। वो अपने दांत खोल अपने दांत दिखा, उंगली से घुसने का एक्टिंग करती है, तो सुकन्या झट से माफी मांग उसके लिए ले आती है। पाउडर जैसा चीज देखकर सारा उसे हैरानी से देखती है। तभी सुकन्या कहती है, क्या हुआ राजकुमारी मान्यता? इस सवाल पर सारा क्या ही कहे, उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो शांति से अपने दांत साफ करने लगती है और अपने दांत को साफ करते हुए अपना मन में कहती है, इतने पैसे हैं पर एक ब्रश नहीं इनके पास रखा गया हुआ। फिर वो नहाने किए जाती है तो पुराने जमाने की तरह एक बड़ा सा बाथ टब जिसे पत्थरों से बनाया गया था और उसमें फूल भी डाले गए थे, देख सारा की आंखें चमक उठती है और वो जल्दी से उसके अंदर जा पानी से खेलने लगती है। तभी सुकन्या वस्त्र ले अंदर आ सारा के हरकतों को देखती है तो अपने मन में कहती है, राजकुमारी मान्यता को हो क्या गया है? कभी वो सही बर्ताव करती है तो कभी बहुत अजीब। कहीं राजकुमारी मान्यता के अंदर किसी। इतना कह वो रुक जाती है और घबराते हुए वहां से जाने लगती है। कुछ वक्त के बाद वो उसके दिए कपड़े को पहन बाहर आती है। कपड़ा ट्रेडिशनल था पर बहुत खूबसूरत, और उस खूबसूरत कपड़े में मान्यता बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। तभी उसके पास गहने रखे जाते हैं। सोने और हीरे की चमक को सारा चोर नजरों से देखते हुए उसे छू रही थी। वही दूसरी दासी कहती है, आप इसे पहनकर बाहर आ जाए, ये गहने आपके ससुराल से आया है। इस बात को सुन सारा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या राजकुमार युवराज के पास ऐसे बहुत सारे गहने हैं? इस सवाल को सुन दासी हैरानी से सारा को देखती है, वही सारा भी दासी को देखती है। फिर अपने मन में कहती है, सारा तू चोर नहीं राजकुमारी है अभी। अपने मन में इतना कहने के बाद सारा पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, तुम जाओ यहाँ से और सुकन्या को भेजो। सारा के इस हरकत पर अपने बाल खुजलाते हुए वो देखती है और वहां से जाने में भी समझदारी समझती है। वही सारा उन गहनों को पहने हुए अपने मन में कहती है, काश मैं ये सब अपने साथ ले जा सकती, फिर इन सब को बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाती। अपने मन में ये सब कहते हुए वापस से अपने चेहरे का पाउट बना कहती है, पर ये तो कॉमिक है, मैं अपने कुछ नहीं ले जा सकती हूँ खुद। मैं इतना कहने के बाद वो चेक करने लड़की है असली सोना है कि नहीं। तभी सुकन्या आ जाती है और सारा को ऐसी हैरान करता देख सवाल करती है, राजकुमारी मान्यता आप क्या कर रहे हैं? सवाल सुन सारा झट से कहती है, देख रही हूँ असली सोना है कि नहीं। इस बात को सुन सुकन्या कहती है, राजकुमार युवराज ने भेजवाया है तो सीना असली ही होगा, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर सारा हामी जताते हुए उसे पहन लेती है। वही सारा का सवाल और ऐसा करना कुछ खास सुकन्या को समझ नहीं आता है। चैप्टर 8 विवाह और थर की युवराज। इस बात को सुन सारा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या राजकुमार युवराज के पास ऐसे बहुत सारे गहने हैं? इस सवाल को सुन दासी हैरानी से सारा को देखती है, वही सारा भी दासी को देखती है। फिर अपने मन में कहती है, सारा तू चोर नहीं राजकुमारी है अभी। अपने मन में इतना कहने के बाद सारा पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, तुम जाओ यहाँ से और सुकन्या को भेजो। सारा के इस हरकत पर अपने बाल खुजलाते हुए वो देखती है और वहां से जाने में भी समझदारी समझती है। वही सारा उन गहनों को पहने हुए अपने मन में कहती है, काश मैं ये सब अपने साथ ले जा सकती, फिर इन सब को बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाती। अपने मन में ये सब कहते हुए वापस से अपने चेहरे का पाउट बना कहती है, पर ये तो कॉमिक है, मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकती हूँ खुद। मैं इतना कहने के बाद वो चेक करने लगती है असली सोना है कि नहीं। तभी सुकन्या आ जाती है और सारा को ऐसी हरकत करता देख हैरान हो जाती है और अपने हैरानी से भरे स्वर में सवाल करती है, राजकुमारी मान्यता आप क्या कर रहे हैं? सवाल सुन सारा झट से कहती है, देख रही हूँ असली सोना है कि नहीं। इस बात को सुन सुकन्या कहती है, राजकुमार युवराज ने भेजवाया है तो सोना असली ही होगा, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। इस बात पर सारा हामी जताते हुए उसे पहन लेती है। वही सारा का सवाल और ऐसा करना कुछ खास सुकन्या को समझ नहीं आता है।
कुछ वक्त के बाद सुकन्या सारा को बाहर ले जाती है और शादी से पहले की रस्में होने लगती है। वहीं मान्यता की सौतेली माँ और बहन बहुत जल रही होती है। शादी से पहले होने वाले सारे रस्म हो जाते हैं। फिर सारा वापस नहाने चली जाती है। हल्दी अपने शरीर से अच्छे से निकालते हुए सारा अपने मन में कहती है, क्या सच में कॉमिक में मेरी शादी हो रही है? पर मैं कॉमिक में शादी नहीं करना चाहती हूँ। एक काम करती हूँ, शादी से पहले भाग जाऊंगी। अपने मन में इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। फिर मान्यता की दासियां उसे तैयार करने लगती है। तभी सुकन्या सामने एक छोटा सा शीशा ले आती है और जब सारा खुद को देखती है तो हैरान हो जाती है। दुल्हन के रूप में सारा बहुत सुंदर दिख रही थी। सारा अपने आप को शीशे में देख सवाल करती है, क्या कॉमिक की दुनिया से जब मैं बाहर चली जाऊंगी तो कोई मेरा हाथ थामने वाला होगा? खुद में ये सवाल करने के बाद अपने आंखों को बंद करते हुए कहती है, क्या फालतू बातें सोच रही है तू? तुझे बस अमीर बनना है और तुझ जैसी अनाथ लड़की जो चोर है उसका कोई क्यों ही हाथ थमेगा। अपने मन में ये सारी बातें करते हुए वो अपनी आंखों को खोल लेती है। कुछ वक्त के बाद युवराज के साथ साथ उसका पूरा परिवार आ जाता है। मान्यता के पिता युवराज और उनके पूरे परिवार का स्वागत करते हैं। वही राजकुमार अभिमन्यु नशे में आए थे और यहाँ आने के बाद भी नशा कर रहे होते हैं। तभी अभिमन्यु के पिता उसके पास जा गुस्से में कहते हैं, आप पीना बंद करें, अगर आपके कारण कुछ भी हुआ तो देख लीजिए अंजाम बहुत बुरा होगा। इस बात पर राजकुमार अभिमन्यु नशे में अद्भुत आवाज में कहते हैं, अब तक क्या अच्छा होते आया है? ये राज्य और राजकुमारी मान्यता मेरी होती, पर आपके नामर्दगी के कारण आज सब कुछ युवराज का है। इस बात पर अभिमन्यु के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कुछ कहने को था, तभी अभिमन्यु की माँ आते हुए कहती है, सच ही तो कह रहे हैं हमारे पुत्र, अगर आप बड़े भाई सा के जाने के बाद इस साम्राज्य को संभालने के योग्य होते तो आज युवराज की जगह हमारा बेटा महाराज बनता और आज उनका विवाह होता जिनसे वह करना चाहते हैं। अपनी पत्नी के बातों को सुन अभिमन्यु के पिता शेखर सिंह राठौर के चेहरे पर निराशा के भाव छा जाते हैं और वो वहां से जाने लगते हैं। तभी अभिमन्यु अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे राजकुमारी मान्यता चाहिए। इस बात को सुन अभिमन्यु की माँ गायत्री कहती है, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा, एक बार आपको वो गद्दी मिल जाए जो राजकुमार युवराज को मिल रहा है। इस बात को सुन अभिमन्यु गुस्से में युवराज की तरफ देखता है, जिसके चेहरे अहंकार साफ नजर आता था। उसके चेहरे को देखते हुए गुस्से में अभिमन्यु कहता है, सब कुछ छीन लूंगा उससे, ये सब हमारा है, खासकर मान्यता, मैं उन्हें ज्यादा दिनों तक युवराज के पास रहने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी ओर सारा के सिर पर टिका घूंघट सुकन्या नीचे करने लगती है तो सारा झट से कहती है, अगर इसे नीचे कर दोगी तो मैं देखूंगी कैसे। इस बात को सुन सुकन्या कहती है, राजकुमारी मान्यता, हम हैं ना आपके साथ और आप अपना चेहरा अब नहीं दिखा सकती है। विवाह के बाद ही ये घूंघट राजकुमार युवराज उठाएंगे। इस बात को सुन सारा कुछ कहने को थी, तभी कक्ष के अंदर कई और दासियां आ जाती है और अपने सिर को झुका कहती है, विवाह का मुहूर्त हो चुका है, राजकुमारी मान्यता को बाहर बुलाया गया है। इस बात पर सुकन्या जल्दी से चेहरा ढक देती है और ना चाहते हुए भी सारा को जाना पड़ता है, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी, यहाँ से निकलना है तो उसे कॉमिक के हिसाब से चलते रहना होगा, तभी वो जाने का कोई रास्ता निकाल सकती है। अपने आप में इतना कहते हुए वो बाहर जा रही होगी है, पर बार बार अपने ही लहंगे में फंस लड़खड़ा रही होती है और सुकन्या उससे संभल रही होती है। कुछ ही वक्त में वो वहां आ जाते हैं। युवराज पहले ही अग्नि के पास बैठे होते हैं। सारा को भी बैठाया जाता है। बैठते वक्त भी वो फंस रही थी। उसकी हरकतें देख युवराज के शक्त होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, मुझे हो क्या गया है, मैं प्रेम में कभी नहीं पड़ सकता, पर राजकुमारी मान्यता के तरफ मुझे अलग सा खिंचाव क्यों महसूस होता है। वही सारा बैठने के बाद एक लंबी सांस भरती है और खुद में बड़बड़ा रहा होती है, उफ यार, पता नहीं अब ये सब कब तक चलेगा, मुझसे सांस तक नहीं लिया जा रहा इतना भारी चीज पहनकर। किसी को सुनाई दे या ना से युवराज को सुनाई दे रहा था। वो उसके कान के करीब का धीमे आवाज में कहता है, राजकुमारी मान्यता, विवाह के बाद आपके भारी वस्त्र को हम प्यार से उतार देंगे। इस बात को सुन सारा का मुंह फटा का फटा रह गया। सारा बड़बड़ाना बंद कर अपने मन में कहती है, ठरकी राजा,
अपने मन में इतना कहने के बाद वो शांत से बैठी रही। शादी का विधि होना शुरू हो गया था। पंडित जी ने दुल्हन को अपना हाथ आगे बढ़ाने को कहा तो सारा अपने हाथ आगे कर देती है। तभी युवराज उसके हाथ के नीचे अपने हाथ को रखता है। युवराज के हाथों का स्पर्श सारा को अपने हाथ में महसूस होता है तो उसे ये स्पर्श बहुत जाना पहचाना सा एहसास होता है। वो अपने अतीत में चली जाती है। अतीत। सारा अपने तीनों एनजीओ के दोस्तों के साथ भाग रही होती है। जब एनजीओ की मैडम को इस बात का पता चलता है तो वो उन चारों के पीछे अपने लोग भिजवाती है ताकि उस एनजीओ के अंदर का काला सच बाहर ना निकल जाए। जब उन चारों को एहसास होता है उनके पीछे गुंडे आ रहे हैं तो चारों डरकर किस तरफ जा रहे हैं इस बात का उन्हें एहसास नहीं होता है और कुछ दूरी जाने के बाद सारा खुद को अकेला पाती है। अंधेरी रात थी और बारिश तेजी से होने लगता है। सारा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक 16 साल का लड़का 7 साल की लड़की को पानी में भीगता देखता है तो उसके पास आ खड़ा हो जाता है और छाता से उसे भीगने से बचा रहा होता है। तभी सारा अपने घबराए नजर से उसे देखती है और अपने मासूम आवाज में कहती है, मुझे मत मारना। सारा की बातों को सुन लड़का थोड़ा झुका जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ा कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूं। इस बात पर सारा लड़के को देखती है। ये लड़का एनजीओ का नहीं था तो सारा अपने हाथ आगे बढ़ा उसके हाथ में रखते हुए कहती है, सच कह रहे हो तुम? तो लड़का हाँ कहता है। तभी उसके तीनों दोस्त सारा को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और सारा को एक लड़के के साथ देख वहां आ जाते हैं। तो सारा जैसे ही लड़के के हाथ में अपना हाथ रखी थी और उसके साथ खड़ी हुई थी तभी अपने दोस्तों को देख अपने हाथ को पीछे कर देती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है और वहां से वो चारों भागने लगता है। पर सारा मुड़कर उस लड़के को देखी थी जो उसे ही भागते हुए देख रहा था। वर्तमान। वो सब याद आते ही सारा झट से अपने हाथ को पीछे करने को थी पर युवराज उसके हाथ को पकड़ लेता है। वही सारा अपने मन में कहती है, मैं कॉमिक में हूँ, उस लड़के का एहसास मुझे यहाँ क्यों, वो भी युवराज के हाथ में अपना हाथ रख क्यों हो रहा है और मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही हूँ। अपने मन में इतना कहने के बाद वो शादी के रस्मों को करने लगती है। कुछ ही वक्त में सिंदूर, मंगलसूत्र फिर फेरों के साथ शादी संपन्न हो जाता है। शादी खत्म होने के बाद दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगते हैं पर सारा से चला ही नहीं जा रहा था तो युवराज उसके हाथ को पकड़ लेता है। युवराज को अपनी पत्नी के लिए इतना उदार होता देख सभी आश्चर्य में थे क्योंकि जितना युवराज के बारे में सुना गया था युवराज उससे बहुत अलग थे। कुछ ही वक्त में दोनों सभी का आशीर्वाद ले लेते हैं। फिर विदाई होता है। विदाई के लिए सारा को डोली के पास लाया जाता है तो सारा अपना घूंघट उठाकर देखने को होती है पर सुकन्या ऐसा करने से रोक देती है। फिर उसे डोली के अनादर बैठाया जाता है। तभी सारा कहती है, सुकन्या तुम नहीं आओगी मेरे साथ। तभी सुकन्या कहती है, नहीं राजकुमारी मान्यता। इस बात को सुन सारा अपने मन में कहती है, कर जितना मुझे याद है सुकन्या मान्यता के साथ ही रहती थी। उफ बीच में क्या हुआ था, और एक सुकन्या ही तो है जिससे मैं बात कर सकती और ये बिल्कुल मेरी अंशिका की तरह है। अपने मन में सारा ये कह रही होती है तभी डोली को उठा दिया जाता है पर सारा कॉमिक को याद कर रही होती है आखिर अंशिका ने उसे कॉमिक में क्या क्या बताया था। सोचते सोचते युवराज का महल आ जाता है। महल आने के बाद उन्हें डोलों से बाहर लाया जाता है। फिर युवराज और सारा साथ महल के द्वार पर होते हैं। द्वार पर आने के बाद शाही स्वागत किया जाता है सारा का। सारे रस्म होने के बाद कलश को धीरे से मारने की जगह सारा को जब कहा जाता है पैर से मारने को तो फुटबॉल की तरह उसे मार देती है। सामने खड़ी अभिमन्यु की मां झट से पीछे हो हैरानी के साथ मान्यता के तरफ देखती है। वही बाकी के लोग भी। गायत्री अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ मेरे पुत्र वधू ये नहीं है। वही युवराज के होंठों पर मुस्कान था। अभिमन्यु के मां के भाव देख अभिमन्यु भी हैरान था क्योंकि जिस मान्यता को वो जानता है वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती है। वही सारा को अपने घूंघट के कारण किसी का आश्चर्य से भरा भाव नजर नहीं आ रहा होता है। चैप्टर 9 राजश्री की बात मानना और युवराज की बेशर्मी से भरी बात। तभी सारा कहती है, सुकन्या तुम नहीं आओगी मेरे साथ। तभी सुकन्या कहती है, नहीं राजकुमारी मान्यता। इस बात को सुन सारा अपने मन में कहती है, कर जितना मुझे याद है सुकन्या मान्यता के साथ ही रहती थी। उफ बीच में क्या हुआ था,
और एक सुकन्या ही तो है जिससे मैं बात कर सकती, और ये बिल्कुल मेरी अंशिका की तरह है। अपने मन में सारा ये कह रही होती है, तभी डोली को उठा दिया जाता है, पर सारा कॉमिक को याद कर रही होती है आखिर अंशिका ने उसे कॉमिक में क्या क्या बताया था। सोचते सोचते युवराज का महल आ जाता है। महल आने के बाद उन्हें डोलों से बाहर लाया जाता है। फिर युवराज और सारा साथ महल के द्वार पर होते हैं। द्वार पर आने के बाद शाही स्वागत किया जाता है सारा का। सारे रस्म होने के बाद कलश को धीरे से मारने की जगह सारा को जब कहा जाता है पैर से मारने को, तो फुटबॉल की तरह उसे मार देती है। सामने खड़ी अभिमन्यु की मां झट से पीछे हो हैरानी के साथ मान्यता के तरफ देखती है। वही बाकी के लोग भी। गायत्री अपने मन में कहती है, अच्छा हुआ मेरे पुत्र वधू ये नहीं है। वही युवराज के होंठों पर मुस्कान था। अभिमन्यु के मां के भाव देख अभिमन्यु भी हैरान था, क्योंकि जिस मान्यता को वो जानता है वो ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती है। वही सारा को अपने घूंघट के कारण किसी का आश्चर्य से भरा भाव नजर नहीं आ रहा होता है। युवराज अपने कोल्ड स्वर में पर मजाक उड़ाने के अंदाज में ही कहता है, राजकुमारी मान्यता को घूंघट के कारण नजर नहीं आ रहा, इसी वजह से ये इतने जोर से मार दी होंगी। पहली बार युवराज बचाव कर रहे थे वो अभी अपनी पत्नी का। ये देख युवराज की मां खुश थी, क्योंकि युवराज की मां अपने बेटे के क्रूर व्यवहार से वाकिफ थी। पर वो चाहती थी इस परिवार में जब उनकी पुत्र वधू आए तो उनका पुत्र अपनी पत्नी को मान सम्मान दे, साथ ही उनका साथ भी, क्योंकि इस परिवार के शतरंज को बहुत अच्छे से समझती थी युवराज की मां राजश्री सिंह राठौर। और इन शतरंज में अगर उनका पुत्र उनकी पुत्र वधू के साथ ना रहा तो उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाता, जैसे उनके लिए शुरुआती दौर में हुआ था। फिर उनके पति के जाने के बाद उन्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा था, जब तक उनका बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ गया। दोनों अंदर आ गए। आगे का रस्म हुआ जिसमें सारा बस गड़बड़ कर रही होती है, पर हर बार युवराज उसे संभाल ले रहा होता है। कुछ वक्त के बाद अंगूठी बड़े से दूध के पतीले में डाला जाता है और दोनों में से पहले अंगूठी जो निकालता विजय वही प्राप्त करता। सारा हार मानने वाली लड़की थी नहीं और युवराज को हारना पसंद नहीं था। दोनों पूरे जोश के साथ अंगूठी ढूंढ रहे होते हैं। वही अभिमन्यु को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में वो वहां से चला जाता है। वही युवराज जब सारा को पूरे जोश में अंगूठी ढूंढते हुए देखता है तो दूध के अंदर ही वो सारा का हाथ पकड़ लेता है, जिससे सारा का चेहरा कठोर हो जाता है और वो अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश करने लगती है, पर युवराज उसके हाथ को छोड़ नहीं रहा था। तभी सारा अपने मन में कहती है, इसी ठरकी राजा का इतना तारीफ करती थी अंशिका। अपने मन में ये बड़बड़ाते हुए वो किसी तरह अपने हाथ को छुड़ा लेती है। वही युवराज को अंगूठी मिल जाता है और सारा अभी भी ढूंढ रहे होती है, तो युवराज को अंगूठी मिलने के बाद भी वो छोड़ देता है। तभी सारा को मिल जाता और वो दूध से निकल झट से अंगूठी दिखाते हुए खड़ी हो जाती है और घूंघट गिर जाता है और सभी को सारा का मुस्कुराता चेहरा नजर साथ है। वही सारा अंगूठी लेकर उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, क्या ये अंगूठी अब मेरा है? उसे इसका खुशी नहीं था कि उस खेल का मतलब क्या है और इससे खेल उसे किन पर हुक्म जताने का पूरा अधिकार मिल रहा है। वो तो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। वही सभी उसे हैरानी से देख रही थी। तभी युवराज खड़ा होता है, साथ ही उनकी मां भी, पर उनकी मां उसके सिर को ढकती उससे पहले युवराज करीब जा उसे धक अपने कोल्ड आवाज में कहता है, अब आप हमारी पत्नी है, इस घूंघट को बस आप हमारे सामने हटा सकती है। इस बात को सुन सारा झट से कहती, पर क्यों, मैं ऐसे घूंघट गिरकर। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी युवराज उसके हाथ को कसके पकड़ लेता है तो वो खामोश हो जाती है। तभी युवराज उसके हाथ को छोड़ कहता है, ये सब खत्म हो गया है तो इन्हें हमारे कक्ष में ले जाए। इस बात को सुन दो सादी वहां आती है और मान्यता को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी दादाजी अपने कठोर आवाज में कहते हैं, हमने तो सुन था राजकुमारी मान्यता बहुत शांत व्यक्तित्व की राजकुमारी है, हमें इनके पिता से। इससे आगे दादाजी कुछ भी कहते कि तभी युवराज अपने ठंडे आवाज में कहता है, दादाजी आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, राजकुमारी मान्यता हमारी पत्नी है। इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगते हैं। वही सभी युवराज के ऐसे व्यवहार को देख हैरान थे। तभी दादी जी कहती है, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस पश्चात दादाजी बस अपनी पत्नी को देखते हैं। वही युवराज की मां अपने मन में कहती है,
हमें एक नई उम्मीद दिखती नजर आ रही है, बस हमारा पुत्र उनका साथ देता रहे। अपने बात को कहने के बाद वो अपने पुत्र के कक्ष की ओर बढ़ने लगती है। वही सारा को बड़े से फूलों से सजे बिस्तर पर बैठा दिया जाता है तो सारा दासी के जाते ही अपने घूंघट को थोड़ा उठाकर देखती है। सजे हुए बस्तर को देख सारा का दिल जोरों से धड़के जा रहा था और वो खुद में बुदबुदाती है, आज वो हमारे साथ क्या करने वाला है। मैं ऐसे किसी को खुद को छूने नहीं दे सकती हूँ, वो असलियत में मेरा पति नहीं है, कॉमिक हो रियल मैं अपने आप को छूने किसी को नहीं दे सकती हूँ। खुद में वो ये कह रही होती है, तभी बाहर खड़े दरबान घोषणा करते हैं, महारानी राजश्री कक्ष में पधार रही है। पर सारा को इन सब के बारे में पता नहीं था, आखिर वो क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं। वो तो रूम और सजावट की देखते हुए आज की रात को बर्बाद करने का प्लान अपने मन में बना रही होती है। तभी महारानी राजश्री कक्ष के अंदर आती है और सारा को बिन घूंघट का देखती है तो उनके पास जा बगल में बैठ घूंघट वापस ढकते हुए कहती है, जब तक पति इस घूंघट को ना उठाए तब तक आप ऐसे नहीं घूंघट उठा सकती है। इस बात को सुन सारा कुछ ना कह अपने मन में सोच रही थी, आखिर ये औरत कौन है। तभी राजश्री प्यार से कहती है, राजकुमारी मान्यता, यहाँ आ खुद को अकेला मत समझिएगा और आप हमें सास नहीं अपनी माँ की तरह समझाएगा। माँ शब्द सुन सारा की आंखें भर आती है, उसे पता भी नहीं आखिर उसकी अपनी माँ है कौन। सारा अपने मन में कहती है, अंशिका ने कहा था इस महल में बस युवराज की माँ ही थी जो उसका अच्छा सोचती, उसे अपनी बेटी की तरह मानती है। ये याद वो करते हुए अपने मन में कह रही होती है। वही राजश्री अपना हाथ को बढ़ा सारा के सिर पर अपना हाथ रख देती है और बहुत प्यार से कहती है, आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप हजारे पास आ सकते हैं और बेझिझक अपनी बात को कह सकते हैं। इस बात पर सारा कुछ नहीं कहती है, अभी भी खामोश होती है, क्योंकि उसे नहीं पता वो क्या कहे। साथ ही उसे माँ के होने का एहसास पहली बार महसूस हो रहा था। वही राजश्री अपनी बात को कहने के बाद उठने को थी, तभी सारा झट से कहती है, तो क्या आज की रात मैं आपके साथ सो सकती हूँ। इस बात को सुन राजश्री मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, आज की रात तो बहुत खास है आप दोनों के लिए। हमें पता है आपको डर लग रहा होगा, क्योंकि सभी को लगता है हमारा पुत्र क्रूर है, पर वो नारियल की तरह है, बाहर से सख्त पर अंदर से कोमल। उस बात पर सारा अपने मन में कहती है, मुझे तो बस ठरकी लगता है। अपने बात को कहने के बाद वो बस खामोश रहती है। वही राजश्री जाने को थी, तभी सारा कहती है, क्या हमें खाने को कुछ मिल सकता है। इस बात पर राजश्री मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल, हम अभी भिजवाते हैं। इस बात का सारा को खुशी था, कम से कम उसे खाने को तो मिल रहा है। वही राजश्री जाने से पहले कहती है, घूंघट अब मत उठाएगा। इस बात पर सारा ठीक है कह देती है तो राजश्री वहां से चली जाती है। कुछ ही वक्त में सारा के लिए दासी भोजन ले आती है और वहां रख चली जाती है। दासी के जाने के बाद सारा अपने घूंघट को उठा खाना देखती है और उनसे मुंह में पानी आ जाता है। तभी सारा घूंघट नीचे कर कहती है, माँ ने कहा है घूंघट नहीं उठाने। खुद मैं इतना कह अपने आप से फिर उदासी के साथ कहती है, पर मैं बात क्यों सुन रही हूँ, वो मेरी माँ नहीं है। अपने मन में इतना कह वो घूंघट उठाने को थी, पर फिर घूंघट नहीं उठाती है और वैसे हो खाने का कोशिश करने लगती है, पर खा नहीं पाती है। तभी युवराज कक्ष के अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद मान्यता को ऐसे खाना खाते हुए देखता है तो उसके पास जा उसके घूंघट को उठा देता है। तो सारा अपने बड़े बड़े आंखों से युवराज को देखती है, फिर कहती है, आप क्या कर रहे हैं, माँ ने कहा है घूंघट नहीं उठाने, ढको इसे। सच में सारा युवराज के सहन शक्ति को परख रही थी। युवराज उसके करीब बैठ कहता है, हमें लगा आप हमारी बात मानकर घूंघट में बैठी हमारा इंतजार कर रही है, पर आप तो। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी अपने घूंघट को वापस ढक वो खाते हुए कहती है, आपके बात को क्यों मानूं। इतना कहने के बाद वो खाने में बस मगन रहती है। युवराज के पास होकर उसे युवराज से अधिक खाने पर ध्यान था। ये देख युवराज का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो मान्यता का हाथ पकड़ लेता है तो सारा अपने सिर को ऊपर करती है जिससे घूंघट गिर जाता है उसके सिर से और वो युवराज को बस अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगती है। बड़ी बड़ी तेज करार नजरें युवराज को अपने तरफ आकर्षित कर रहा था। वही सारा अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर रहे हो आप।
इससे आगे वो कुछ कहती युवराज अपने दूसरे हाथ से उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है, बहुत बोलती हो आप, पर आज रात आपके बस एक चीज बोलना है। इस बात को सुन सारा हैरानी से युवराज को देखने लगती है। वहां युवराज उसके हाथ को छोड़ कहता है, जल्दी भोजन ग्रहण करिए, हम आपका इंतजार करते हैं। इतना कहने के बाद वो बैठ बस सारा को देखने लगता है। तो सारा अपने घूंघट को डालने को थी तो युवराज अपने कठोर आवाज में कहता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, आप हमारे सामने बिन घूंघट का क्या, बिना कुछ पहने भी रह सकती है। इस बात को सुन सारा उससे घूर कर देखती है। वही युवराज के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। चैप्टर 10 अलग एहसास और तन्वी का रोना। फिर कहती है, आप क्या कर रहे हैं? माँ ने कहा है घूंघट नहीं उठाने, ढको इसे। सच में सारा युवराज के सहन शक्ति को परख रहो थी। युवराज उसके करीब बैठ कहता है, हमें लगा आप हमारी बात मानकर घूंघट में बैठी हमारा इंतजार कर रही है, पर आप तो। इससे आगे वो कुछ कहता कि तभी अपने घूंघट को वापस ढक वो खाते हुए कहती है, आपके बात को क्यों मानूं? इतना कहने के बाद वो खाने में बस मगन रहती है। युवराज के पास होकर उसे युवराज से अधिक खाने पर ध्यान था। ये देख युवराज का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो मान्यता का हाथ पकड़ लेता है तो सारा अपने सिर को ऊपर करती है जिससे घूंघट गिर जाता है उसके सिर से और वो युवराज को बस अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगती है। बड़ी बड़ी तेज करार नजरें युवराज को अपने तरफ आकर्षित कर रहा था। वही सारा अपने हाथ को छुड़ाने का कोशिश करते हुए कहती है, क्या कर रहे हो आप? इससे आगे वो कुछ कहती युवराज अपने दूसरे हाथ से उसके होंठों पर अपने उंगली को रख कहता है, बहुत बोलती हो आप, पर आज रात आपके बस एक चीज बोलना है। इस बात को सुन सारा हैरानी से युवराज को देखने लगती है। वहां युवराज उसके हाथ को छोड़ कहता है, जल्दी भोजन ग्रहण करिए, हम आपका इंतजार करते हैं। इतना कहने के बाद वो बैठ बस सारा को देखने लगता है तो सारा अपने घूंघट को डालने को थी तो युवराज अपने कठोर आवाज में कहता है, उसकी आवश्यकता नहीं है, आप हमारे सामने बिन घूंघट का क्या, बिना कुछ पहने भी रह सकती है। इस बात को सुन सारा उससे घूर कर देखती है। वही युवराज के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। वही सारा उसके बात को इग्नोर करते हुए अपना खाना खाने लगती है। 100 जन्म की भूखी व्यक्ति की तरह उसे खाता देख युवराज कहता है, हमें लगता है रसोइया को बढ़ाना होगा। इस बात पर सारा खाते हुए उसे देखती है, बस उसे युवराज की बातें समझ नहीं आती है। वही सारा अपना खाना खाने में वापस ध्यान देने लगती है। कुछ ही वक्त में खाना खत्म हो जाता है तो सारा अपने हाथ साफ कर लेती है। तभी युवराज उसके घूंघट को ढक देता है तो सारा को बहुत गुस्सा आता है। वही युवराज दासी को बुला झूठे बर्तन को ले जाने का आदेश देता है तो वो ले जाती है। उन सभी के जाने के बाद युवराज सारा के करीब जाता है तो सारा अपने घूंघट उठा कहती है, मुझे नींद आ रहा है। इस बात को सुन युवराज उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच लेता है जिससे सारा की धड़कन इस हो जाती है। वही युवराज उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख फेरते हुए उसके होंठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए अपने आकर्षित पर ठंडी आवाज में कहता है, हम आपकी नींद उड़ा देंगे, बस हमारा साथ दीजिए। इस बात से सारा घबरा जाती है और वो युवराज को खुद से दूर करने का कोशिश करने के लिए अपने हाथ उसके सीने पर रखती है तो युवराज उसके हाथ को पकड़ अपने कठोर नजर से मान्यता को देखते हुए सवाल करता है, क्या हुआ, हमारे करीब क्यों नहीं आना चाहती, क्या आपके दिल में अभिमन्यु है? ये सुन सारा युवराज को देखने लगती है और उससे याद आता है, अंशिका ने कहानी में बताया था कि जब युवराज को पता चलता है मान्यता की दिल में भी अभिमन्यु के लिए एहसास था तो वो मान्यता के साथ अच्छा स्कूल नहीं करते हैं। वो याद आते ही सारा झट से कहती है, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा पहली बार है इसलिए हमें घबराहट हो रही है। सारा को पता था युवराज उसके लिए किंग कार्ड है, उसके लाइफ में परेशानी ना हो इसके लिए उसे किंग कार्ड को संभल कर रखना होगा ताकि उसे यहाँ कोई परेशानी भी ना झेलना पड़े और यहाँ से निकलने का रास्ता भी उसे समझ आ जाए। युवराज सारा के बातों को सुन प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है, मैं बहुत प्यार से पेश आऊंगा। इतना कहने के बाद वो सारा के होंठों के करीब जाने लगता है। युवराज के ऐसे करीब आने से सारा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो युवराज को रोकना चाहती थी
पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रोके। वही युवराज उसके होंठों पर अपने होंठ टिका देता है और उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है। वही सारा युवराज को खुद से दूर करना चाहती थी, पर युवराज के इतने प्यार से चूमने लगता है जिसमें सारा खो सी जाती है और वो अपने आंखों को बंद कर लेती है। वही युवराज उसके होंठों को प्यार से संजीदगी के साथ चूमे जा रहा था। तभी सारा को एहसास होता है वो मान्यता नहीं है, जब वो असल जिंदगी में चली जाएगी तब क्या होगा। मन में ये ख्याल आते ही वो युवराज को खुद से दूर कर देती है, जिससे युवराज की आंखें कठोर हो जाती है। वही सारा कहती है, हमें नींद आ रहा है। सारा की ऐसी हरकत बार बार युवराज के मन में शक पैदा कर रहा था। युवराज सारा के गर्दन पर अपने हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए कठोरता के साथ कहता है, ठीक है, आज आप सो सकती हैं, पर कल से आपकी नींद भी हमें वो करने से रोक नहीं पाएगी जो हम करना चाहते हैं। और याद रखिएगा, आप सिर्फ अब हमारी है। अगर आपने किसी और का ख्याल भी अपने मन में लाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहने के बाद वो सारा को छिड़ खुद बगल में लेट जाता है। युवराज का चेहरा अभी खौफनाक हो चुका था। वो अपनी आंखें बंद किया हुआ था। उसे देख ऐसा एहसास हो रहा था मानो सर अपनी आंखें बंद किया हुआ है और वो कभी भी प्रहार कर सकता है। सारा शांति से लेट करवट बदल अपने आंखों को बंद करते हुए अपने मन में कहती है, हमें कुछ न कुछ कर दूरी बनाए रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। वही युवराज अपनी आंखों को खोल सारा के मूड पीठ की तरफ देखता है, फिर उसके करीब जा उसके गहने को खोलने लगता है तो सारा की आंखें खुल जाती है और धड़कने तेज हो जाती है। वही युवराज सारा के सारे गहने को खोल साइड में रख उसके चुन्नी में लगे पिन को खोलने लगता है तो सारा हैरानी से भरे सवार में कहती है, हमने कहा न हमें सोना है। उस बात पर युवराज कहता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको ये भरी लग रहा था ना, इसलिए हम उतार दे रहे ताकि आप आराम से सो सके। युवराज कभी कभी कुछ ऐसा कर जाता जिससे सारा उसके तरफ आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। पर यह कॉमिक था, अगर उसे सच में युवराज से प्यार हो गया तो उसका क्या होगा जब वो अपने असली दुनिया में चली जाएगी। युवराज मान्यता के सारे गहने को निकाल उसके करीब आ अपने हाथ को उसके कमर पर रख अपने आंखों को बंद करता है। वही सारा का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये एहसास पहली बार सारा महसूस कर रही थी। आज से पहले कई लड़के उसके खूबसूरती को देख उसके करीब आने का कोशिश किए हैं, पर सारा को उन सभी लड़कों से नफरत था और वो उन्हें खुद से दूर कर देती, साथ ही सज्जा भी देती। पर युवराज का करीब आना उसके दिल के धड़कनों को बढ़ा रहा था, उसे एक अलग एहसास का अनुभव करवा रहा था जो वो आज तक नहीं की थी। इस एहसास को महसूस करते हुए उसकी आंखें भरी होने लगती है और वो गहरी नींद में चली जाती है। रियल वर्ल्ड। रात का 9 बज रहा था। एक प्यारी सी लड़की जितना उम्र सारा के उम्र का ही था, वो एक हैंडसम से लड़के के साथ बैठी थी जिसका उम्र 23 साल हो रहा था। उस प्यारी सी लड़की का नाम तन्वी था, जो दिखने में बहुत प्यारी और मासूम थी। वही वो लड़का का नाम समर था, जो दिखने में बहुत चार्मिंग था, किसी भी लड़की का दिल अपने चरम से लुभा ले। तन्वी उदास बैठी थी, तभी समर उसके कंधे पर अपने हाथ को रख कहता है, तन्वी, सारा और आंशिक हमें मिल जाएंगी। समर के बात को सुन तन्वी समर की तरफ देखते हुए अपने रोने वाले आवाज में कहती है, कब मिलेगी वो दोनों, इस बात का भी हमें नहीं पता, उस आग में वो दोनों। इससे आगे उससे कुछ कहा नहीं गया था। समर तन्वी को अपने बाहों में भर कहता है, कुछ ऐसा वैसा मत सोच, दोनों ठीक होंगी। तभी तन्वी रोते हुए कहती है, मैंने मना किया था वहां चोरी करने से, वहां चोरी करना खतरे से खाली नहीं था, पर नहीं क्यों तुम तीनों मेरी बात नहीं सुनते हो और तुम भी उन दोनों के साथ नहीं गए थे। इस बात पर समर कहता है, सॉरी तन्वी, मैं पर पूरी कोशिश कर रहा हूं उन दोनों को पता लगाने का। इस बात को सुन तन्वी समर को खुद से दूर करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझसे प्रॉमिस करो, अब से तुम चोरी नहीं करोगे और उन दोनों के मिलने के बाद उन दोनों को भी चोरी करने से रोकेंगे। इस बात पर समर अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाता है तो तन्वी गुस्से में कहती है, हम लोगों ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया है ना, भले छोटा है पर हम चारों का गुजरा हो जाएगा, फिर क्यों तुम तीनों चोरी कंटिन्यू रखे हो। और तुम समर, मुझे पता तुम किन लोगों के लिए काम करते हो, बस पैसे के लिए।
इस बात पर समर कहता है, मैं ये सब तब तक बंद नहीं करूंगा जब तक उस एनजीओ का सच बाहर ना ले आऊं। तन्वी भूल मत, हम जैसे कई बच्चा वहां फंसे हैं। हम चारों वहां से भागने के बाद उस एनजीओ का सच बाहर आए इसके लिए प्रॉमिस किए थे ना। और उस एनजीओ का सच तब बाहर आएगा जब हम लोगों के पास पावर होगा, पैसा होगा, क्योंकि उस एनजीओ के पीछे किसी बहुत बड़े इंसान का हाथ है। इस बात को सुन तन्वी शांत हो जाती है। तभी समर उसके चेहरे पर हाथ रख प्यार से फेरते हुए कहता है, एक दिन मैं, सारा, अंशिका, चोरी करना, 2 नंबर के काम करना सब बंद कर देंगे, पर जब तक हमारे पास बहुत पैसे और पावर नहीं आ जाते तब तक नहीं। तन्वी इस बात को सुन तन्वी रोने लगती है और कहती है, पर सारा, अंशिका कहाँ है? अगर उन्हें कुछ हो गया होगा तो। रोते हुए तन्वी के होंठ कांप रहे थे, जिसे देख समर उसे अपने सीने से लगा कहता है, नहीं तन्वी, उन दोनों को कुछ नहीं हुआ होगा, तू रो मत, मैं उन दोनों को ढूंढ लूंगा। तन्वी समर, सारा और आंशिक के साथ ही एनजीओ से भागे थे। समर सारा और आंशिक को अपनी बहन मानता था, पर तन्वी के लिए समर के एहसास अलग थे, पर वो कभी जाहिर नहीं किया था। तन्वी मासूम थी, थोड़ी घबराए रहने वाली लड़की थी जिसको समर हर वक्त प्रोटेक्ट करता रहता, और कब उसे प्रोटेक्ट करते करते उससे प्यार कर बैठा उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। ना ही कभी उस एहसास को तन्वी के सामने जाहिर किया, क्योंकि उसे पता था तन्वी के दिल में उसके लिए प्यार नहीं है और वो तन्वी के साथ रहते हुए भी दूरी बने रहे, ये बिल्कुल नहीं चाहता था। समर तन्वी को शांत करवाने के बाद उसे अपने हाथ से कुछ खिलाता है, क्योंकि जब से सारा और आंशिक गायब हुई थी तब से तन्वी ने कुछ ठीक से खाया नहीं था। तन्वी को खाना खिलाने के बाद समर उससे सोने जाने के लिए कहता है, तो तन्वी समर को देख सवाल करती है, तुम नहीं सोओगे? इस सवाल को सुन समर कहता है, नहीं, जब तक सारा और आंशिक को ढूंढ नहीं लेता नींद मुझे नहीं आएगा। इस बात पर तन्वी कहती है, फिर मैं कैसे सो सकती हूँ? उस बात को सुन समर कहता है, तन्वी, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ऐसा कोई जगह नहीं ले जा सकता हूँ जहाँ तुम्हें खतरा हो, तुम सो जाओ। तन्वी ना में सिर हिलाने लगती है तो समर उसे गुस्से में देखता है। समर अगर प्यार करता था तो गुस्सा भी उसका उतना ही हाई लेवल का था, जिससे तन्वी को थोड़ा डर लग जाया करता था। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।